हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो ऑल गुड होगा। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें एक नया कॉन्सेप्ट चालू करना है, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि काफी अच्छा और काफी लॉजिकल चैप्टर है, मतलब लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो हेडिंग डालते हैं आज की क्लास के अंदर, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा होगा, पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो कृपया करके इसको ध्यान से सुनिएगा। ये भी एक पार्ट है डिसोल्यूशन का, और बहुत ही डिटेल में ये टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा, बहुत डिटेल में पूरा लॉजिक समझाऊंगा। टाइम लग सकता है, पर आपके लॉजिक, आपकी चीजें सारी क्लियर होती हुई नजर आएगी। ठीक है सर, तो ध्यान दीजिएगा, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान समझेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अब तक हमने क्या किया? अभी तक बेसिकली हमने क्या करा, डिसोल्यूशन चैप्टर हमने पढ़ा। ये टॉपिक डिसोल्यूशन का, ये दोस्तों डिसोल्यूशन चैप्टर हमने पढ़ा था, और डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज हमने करी थी सिंपल डिसोल्यूशन। सिंपल सिंपल में क्या था, जिसके अंदर सारे पार्टनर सॉल्वेंट हुआ करते थे, सारे पार्टनर सॉल्वेंट हुआ करते थे। और सॉल्वेंट पार्टनर में क्या हुआ करता था, सारे पार्टनर की एसेट्स को बेचकर, मतलब फर्म की एसेट्स को बेचकर लायबिलिटी को चुकाया जाता था, और सभी पार्टनर में जो पैसा बढ़ जाता था और कैपिटल बराबर हो जाती थी। दूसरा हम पढ़ा था इंसॉल्वेंट पार्टनर। ऑफ इंसॉल्वेंट का होता था वन पार्टनर, जिसके अंदर हमने गार्नर वर्सेस मोरेल्स का वन पार्टनर का इंसॉल्वेंसी का हमने। फिर हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा था इंसॉल्वेंट ऑफ ऑल पार्टनर, है ना। और इस केस में हमने कहा था कि जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उस केस के अंदर क्या ट्रीटमेंट आती है, ऑल पार्टनर। ये तीन टॉपिक हमने कवर करे। अगर आपको मैं बात करूं, इस तीन टॉपिक में कुछ अजम्पशन मानी गई थी। अजम्पशन क्या मानी गई थी वो समझना दोस्तों। मान लो कंपनी की बैलेंस शीट है आपकी, मैं कौन सा समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मान लो कंपनी की बैलेंस शीट है, फिर लिखवाएंगे भी, पहले कौन सा समझ लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज है। तो ये मेरी लाइबिलिटी साइड हो गई और ये मेरी एसेट साइड होगी। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो जाता है तो इधर कॉन्सेप्चुअलिटी है, कौन सा अगर क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता तो फिर रटना होता है। इसमें सुनने ना, रट लेते हैं इस चीज को, रटे मत। देखिए, मान लो कैपिटल है मेरे पास, दो पार्टनर है ए और बी, ए और बी, इनकी कैपिटल दे रखी है मान लो 2 लाख और 1 लाख, तो टोटल मिला के होगी 3 लाख रुपए। मान लो क्रेडिटर भी दे रखे हैं, बैंक लोन दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा हुआ है कुछ। क्रेडिटर है 1 लाख के, बैंक लोन 50,000 रुपए का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 10,000 रुपए का। टोटल आपके पास हो गया 3 और 4, 4, 5, 4.5 लाख और 4,60,000 रुपए, 4.60 लाख। ठीक है, ये आपके पास लायबिलिटी कुछ है। अब आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है एसेट्स में, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी, फिर दे रखा है सर स्टॉक, फिर दे रखी है सर डेटर, फिर दे रखा है कैश इन हैंड, और फिर दे रखा है कैश एट बैंक। और इस तरीके से आपको बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है सर, चलो। तो लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 2 लाख रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी दे रखे 50,000 रुपए के, स्टॉक आपको दे रखा है 80,000 रुपए का, कैश इन हैंड आपके 20,000 रुपए के। तो कितना हो गया, 2 और 3 लाख, 3.5 लाख। 1 लाख के डेटर दे रखे हैं और 10,000 रुपए के आपके पास ये दे रखे हैं। तो 3.5, 4.5 और 4,60,000 रुपए बराबर कर दिया मैंने। ठीक है, 4.60 लाख। ध्यान सुनिएगा। अब मान लो फर्म आज डिसॉल्व हो रही है, फर्म का नाम है एबी, एबी लिमिटेड है फर्म का नाम हमारा, और फर्म आज डिसॉल्व हो रही है। तो फर्म मान लेते आज करंट पीरियड पे अभी डिसॉल्व हो रही है। अब इसका डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जब इसका डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये इनकी बैलेंस शीट है। डिसोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है, सारी एसेट को बेचकर जो पैसा आता है उससे लायबिलिटी चुकाई जाती है। हाँ, ऑल एसेट्स को बेचकर, को सेल कर कर जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे, लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक हम ऐसा करते थे कि जब भी हमारा डिसोल्यूशन होता था तो हमारी सारी एसेट बेचकर सारी लायबिलिटी को पे ऑफ करा जाता था। अब प्रीवियस कॉन्सेप्ट में और नया कॉन्सेप्ट जो हमारा पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें फर्क क्या है? फर्क ये आया कि दोस्तों जब अभी तक हम क्या करते थे, हम कुछ एजम्पशन लेकर चलते थे। एजम्पशन
इन प्रीवियस कंसेप्ट वी हैव सम अजम्पशन। प्रीवियस कंसेप्ट मींस कौन कौन से, इन तीनों में, इन तीनों में जो अभी तक हमने करे हैं डिसोल्यूशन के, ये तीन होने चाहिए पहले, सॉल्वेंट वाला, फिर इंसॉल्वेंट वन पार्टनर, फिर इंसॉल्वेंट और पार्टनर, उसके बाद पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है। इन तीनों कॉन्सेप्ट के अंदर हमने एक अजम्पशन मानी थी, वो अजम्पशन मानी थी, पहली अजम्पशन ये मानी थी, जिस दिन डिसोल्यूशन होता है, जिस दिन डिसोल्यूशन होगा उसी दिन मान लेना, उसी दिन मान लेना कि सारी एसेट्स बिक गई, सारी एसेट्स सेल हो गई और उससे सारी लायबिलिटी पे कर दी। ये एक सबसे बड़ी अजम्पशन है प्रीवियस अभी तक जो हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि जिस दिन डिसोल्यूशन होता है उस दिन आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट गिवन होती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। उस टाइम बताया जाता है कि कौन कौन सी एसेट कितने में रियलाइज हुई। आप एक एक्चुअल सिनेरियो देखिए कि मान लो आज एक आपकी और मेरी एक फर्म है और ये फर्म जो है दोस्तों, इसके अंदर कुछ ऊपर वाली बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट है वो एसेट्स है। अब फर्म के अंदर आज मान लो डिसोल्यूशन होगा, क्या आज ही मेरी लैंड एंड बिल्डिंग अगर मैं बेचने का रखूं क्या आज ही बिक जाएगी? क्या नहीं बिकेगी। क्या अगर मैं डेटर से बोलूंगा भैया मेरे को पैसा दे दो, हमारी फर्म डिसॉल्व हो गई, अब आपका सारा पैसा आज ही देना होगा, क्या वो दे देगा? क्या जोड़ी थोड़ना है। क्या जो मेरी सारी एसेट्स है, क्या वो एसेट्स मेरी जिस दिन डिसॉल्व हुई फर्म उस दिन बिक जाएगी? क्या प्लांट एंड मशीनरी जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुई उसी दिन बिक जाएगी? क्या नहीं। जिस दिन मेरा स्टॉक बचा हुआ था, जिस दिन डिसॉल्व होती, दिन मेरा कुछ स्टॉक भी पड़ा था 80,000 रुपए का, क्या 80,000 का स्टॉक एक बार में बिक जाएगा? नहीं। अगर बिकना ही होता तो स्टॉक बचता ही नहीं। अगर वो स्टॉक बिक ही जाता तो स्टॉक बचता ही नहीं ना, वो तो पहले बिक जाता। अगर एक बार में बिकना होता तो क्या बात ही थी, फिर हम डिसॉल्व क्यों कर रहे होते हम? ठीक है, तो वो समझिए कि भाई स्टॉक एक बारी में नहीं बिकेगा। पर हम अजम्पशन क्या मानते हुए चल रहे थे अभी तक? हम अजम्पशन ये मानते हुए चल रहे थे कि जिस दिन डिसोल्यूशन होगा फर्म का उस दिन आप ये मान लेना कि उस दिन जिस दिन डिसॉल्व हुआ उस दिन आपकी सारी एसेट रियलाइज्ड हो गई, ये मान लेना। और ये भी मान लेना कि उसी दिन आपने सारी लायबिलिटी को पे कर दिया। बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल सिनेरियो में। एक्चुअल सिनेरियो अगर देखें तो ये अजम्पशन है दोस्तों हमारी, ठीक है जी। एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है? एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है? एसेट्स जो बिकती है एक्चुअल, एक्चुअल लगे रियल लाइफ लिखो। रियल लाइफ में क्या होता है दोस्तों? रियल लाइफ में जो हमारी एसेट्स होती है वो एसेट्स एक बारी में नहीं बिकती। अगर आपका डिसोल्यूशन आज हुआ है तो वो धीरे धीरे करके बिकती है और धीरे धीरे करके हमारे पे पैसा आता है। यही होता होगा ना यार। डेटर के पास गए, हमने डेटर से बोला कि डेटर भाई हमारी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो चुकी है, अब आपको पैसा आपको आज ही देना होगा और सारा का सारा देना होगा। डेटर कह रहा भाई कैसे दूंगा, आज मेरी तो सैलरी नहीं आई है, मैं कैसे दूंगा पैसा, मैंने तो बोला था कि धीरे धीरे करके दूंगा। तो हमें उसकी बात सुननी पड़ेगी ना सर। वो जब दे ही नहीं पाएगा क्या आप मार दोगे क्या उसको? नहीं मार पाएंगे यार। लैंड एंड बिल्डिंग मैंने बेचने को रखी, आज कस्टमर आया, हमने कहा भाई 50 लाख रुपए बेचेंगे, तो क्या वो 50 लाख रुपए धीरे एक साथ दे देगा? क्या नहीं दे पाएगा भाई, धीरे धीरे देकर के देगा। तो जब भी कोई एसेट्स बिकी जाती है, सेल आउट करी जाती है, रियलाइज्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं, रियलाइज करी जाती है, तो वो ओवर द पीरियड रियलाइज होती है। क्या बोला मैंने? ओवर द पीरियड, धीरे धीरे करके पैसा आता है, इकट्ठा हमारे पास पैसा नहीं आता। तो हमने क्या कहा? जिस दिन डिसोल्यूशन होगा, जिस दिन डिसोल्यूशन होगा उस दिन सारी एसेट्स नहीं बिकेगी, ये तो पक्की बात है। उस दिन सारी एसेट्स नहीं सेल होगी। रियल लाइफ की अगर बात करें, रियल लाइफ की अगर बात करें तो एसेट्स ओवर द पीरियड्स बिकी जाती है, सेल होती है एसेट ओवर द पीरियड। ओवर द पीरियड मतलब पूरे साल में धीरे धीरे करके बिकेगी, ओवर द पीरियड सेल होगी, ओवर द पीरियड सेल होती है। मतलब धीरे 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 धीरे
धीरे धीरे सेल होगी। इसका मतलब अगर एसेट्स धीरे धीरे करके बिक रही है तो लायबिलिटी भी इकट्ठा पे नहीं हो पाएगी, लायबिलिटी भी इकट्ठा पे नहीं होगी। तो ये एक अजम्पशन हम जो मान कर चलते थे अभी तक, अब वो अजम्पशन हम नहीं मानेंगे। भाई अगर एक स्टूडेंट मेरे से कहे कि सर सोचो ना आप, जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन सारी एसेट कैसे बिक गई भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है रियल लाइफ में। तो ये अकाउंटिंग वालों ने भी सोचा, जिसने अकाउंटिंग बनाई उन्होंने सोचा यार ये तो हकीकत बात है भाई, जिस दिन हमारी फर्म डिसोल्व होगी जरूरी नहीं है कि सारी एसेट उस दिन बिक जाए भाई, एसेट धीरे धीरे बिकेगी और धीरे धीरे उसका पैसा मिलता रहेगा। तो ये जो हमसे एजम्पशन मानी है डिसोल्यूशन में भी, जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने 3, उसमें जो एजम्पशन मानी है वो तो ठीक है, चलो एजम्पशन बेस पे काम कर लिया। बट अगर हम एजम्पशन बेस पे काम ना करें तो तब एक नया कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नया कॉन्सेप्ट आपको इस सिचुएशन में आपको बताएगा किस तरीके से आपको फर्म डिसॉल्व करके पैसे को पे ऑफ करना है। ये कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम सीखेंगे, सीखा नहीं सीखेंगे अभी क्लास में, ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताएगा कि जैसे जैसे आपको पैसा मिल रहा है कैसे कैसे आप किस तरीके से अपना जो पैसा एसेट बिकता जाएगा उससे जो पैसा आएगा किस तरीके से आप अपनी पेमेंट करेंगे, लायबिलिटी को रियलाइज करेंगे। पहले समझो ये कॉन्सेप्ट को लाया क्यों गया, समझ में आया। प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने क्या कहा, हमने एजम्पशन मानी हुई थी जो कि रियल लाइफ में ये एजम्पशन काम नहीं करती, डज नॉट वर्क इन अ रियल लाइफ। एजम्पशन डज नॉट वर्क इन रियल लाइफ, ये एजम्पशन रियल लाइफ में दोस्तों काम नहीं करती। आपको ही पता है, ये तो आपको लॉजिक दिख रहा है कि भाई सारी एसेट तो नहीं बिक सकती ना, तो ये एजम्पशन रियल लाइफ में काम नहीं करती। तो अब क्या करा जाए, तो अगर कभी भी आपकी एसेट, कभी भी ऐसा होता है जब फर्म डिसॉल्व होती है और आपकी एसेट धीरे धीरे करके बिकती है, तो तब हम किस तरीके से अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। जब एसेट्स धीरे धीरे करके बिके और धीरे धीरे हमारे पास पैसा आए तो हम अपनी लायबिलिटी को किस तरीके से पे करेंगे, ये बताता है हमें पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आपको सिखाया कि पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन लाया क्यों गया, किस लिए इसको लाया गया। मेरे इसका मेन काम तो आपको पता चल गया। जब भी इंपॉर्टेंट नोट, ये ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट नोट मैंने कहा था ना बहुत अच्छे समझाऊंगा और आपको एक बारी में लॉजिक क्लियर होगा, जल्दीबाजी नहीं करूंगा, आराम से चीजों को क्लियर करता हुआ चलूंगा। इसलिए मेरी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है पर आपको चीजें एक बार में जरूर समझ में आएगी। इंपॉर्टेंट नोट में लिखना, जब भी एसेट्स ओवर द पीरियड रियलाइज्ड हो, ओवर द पीरियड रियलाइज्ड हो मतलब धीरे धीरे करके रियलाइज्ड हो, तो लायबिलिटी भी धीरे धीरे करके पे करेंगे, लायबिलिटी भी ओवर द पीरियड पे करी जाएगी। ऐसे लिखो ना, लायबिलिटी भी ओवर द पीरियड पे करा जाएगा, लायबिलिटी भी ओवर द पीरियड पे किया जाएगा। कैसे लायबिलिटी को पे करेंगे, पहले कौन से लायबिलिटी को पे किया जाएगा, पहले कौन से जो पैसा मेरे पे आया, मान लो मेरी लैंड एंड बिल्डिंग भी गई और उससे मेरे पे आए 4 लाख रुपए। अब ये 4 लाख रुपए में से पहले मैं कौन सी लायबिलिटी पे करूं, तो इसके बारे में बताया हमें पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ने। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, पीस मिल मतलब धीरे धीरे करके बांटना। लायबिलिटी को जब धीरे धीरे करके पे ऑफ करा जाता है, इसका मतलब है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, पीस मतलब धीरे टुकड़ों में, है ना, पीस मतलब टुकड़ों में, ठीक है जी। तो पीस मिल का मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे करके देंगे। अब लायबिलिटी, ये तो समझ में आ गया कि जो एसेट्स है, ये तो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो कॉन्सेप्ट का समझ में आया, कॉन्सेप्ट कहता है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस मिल और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मिल करके टुकड़ों में बांटना,
या धीरे धीरे बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो हो गया बांटना, पीस मिल का मतलब हो गया धीरे धीरे बोल दो, या टुकड़ों में, धीरे धीरे या टुकड़ों में बांटना। भाई क्या बांटना, तो इकट्ठा कहते हैं कि पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आप अपनी लायबिलिटी को धीरे धीरे करके पे ऑफ करते हो, इसका ही मतलब होता है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखा है, जब आप अपनी लायबिलिटी को, जब लायबिलिटीज को धीरे धीरे, ये धीरे धीरे बहुत हो गया, करके पे करते हो, तो इसका मतलब, तो उसी को पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो उसी को क्या समझ में आया, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसे है, तो उसी को पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लो भाई लो, तो अब मैंने आपको पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया। मैंने आपको बता दिया दो बातें। मैंने आपको बताया कि पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, और पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में क्या करता है। जब भी आप अपनी लायबिलिटी को धीरे धीरे करके पे ऑफ करोगे, तो उसी का मतलब होता है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, ये क्यों लाया गया, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है, तो उसकी एसेट एक साथ नहीं बिकती, ओवर द पीरियड, मतलब कुछ टाइम लगा कर बिकेगी। और जब जब धीरे धीरे बिकेगी, तो धीरे धीरे पैसा आएगा, तो धीरे धीरे पैसा आएगा, तो धीरे धीरे ही लायबिलिटी पे करी जाएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा पीस मिल, धीरे धीरे या टुकड़ों में बांटना। किसको, पैसे को। किसको देना है, लायबिलिटी वालों को पे ऑफ करना है। आया समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है, लॉजिक क्यों आया, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, कैसे करा। अब हमारे को इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर यही सीखना है कि किस तरीके से लायबिलिटी को चुकाया जाएगा। ठीक, तो हमने कहा देखो भाई हमारे पास एक ऑर्डर है, हम नीचे दिए गए ऑर्डर को फॉलो करो और लायबिलिटी को पे ऑफ करो। भाई अगर मैंने कहा कि मेरी लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की थी, उसको मैंने 4 लाख की बेच दिया, मतलब बिक गई लैंड एंड बिल्डिंग, अब मेरे पे 4 लाख रुपए आ गया। अब मुझे बताओ कि इस 4 लाख में पहले मैं कौन सी लायबिलिटी को पे करूं, आउटसाइड वाली को पे करूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो आपने कहा भाई सब सिंपल जी बात है सर, ये आपने पहले ही बता रखा था कि भाई जब भी हमारा पैसा आएगा, जब भी पैसा जैसे रिलाइज होगी, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी को पे करा जाएगा। पर नहीं दोस्तों, इधर एक नए कॉन्सेप्ट भी है। इन्हें कहा भाई आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने से पहले 2 बातें और है। वो 2 बातें क्या है, सबसे पहले देखना, लायबिलिटी को पे करने का ऑर्डर नीचे दिया गया है। The order of payment of the liability will be follow the order of payment. The order of payment of liability as given below. मतलब अगर हमारे पास कुछ पैसा आ जाए, तो हमें पहले कौन सी लायबिलिटी को पे करना है, पहले कौन सी किस तरीके से हमें पेमेंट करनी है। लायबिलिटी वर्ड का यूज मत करो, क्योंकि इधर कुछ बातें लायबिलिटी भी नहीं है, कुछ और भी है बिना वर्ड विद। द ऑर्डर ऑफ पेमेंट विल एज गिवन बिलो, द ऑर्डर ऑफ पेमेंट विल बी एज फॉलो लिख दो। तो पेमेंट कैसा करे, जब भी मुझे कुछ पैसा मिले, जब भी मुझे एसेट बेचकर कोई पैसा मिलेगा, तो सबसे पहले मैं किस चीज की पेमेंट करूंगा। तो पहले कहा कि भाई पहले पेमेंट करोगे आप रियलाइजेशन एक्सपेंस। सबसे पहले आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट करना है। भाई आप डिसॉल्व कर रहे हो, डिसोल्यूशन करने पर डिसोल्यूशन एक्सपेंस होगा, जिसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंस भी कहते हैं। एसेट को रियलाइज करने के लिए भाई खर्चा भी तो लगेगा, पार्टनर आएंगे, बैठेंगे, भाई एसेट को बिकवाएंगे, उनकी सैलरी देना है ना, अदर खर्चे, डॉक्यूमेंटेशन, लैंड को बेचोगे तो ट्रांसफर करवाना, डॉक्यूमेंटेशन, सभी टाइप के खर्चे हैं। तो जब भी कोई पैसा आएगा, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस को मीट करो, सबसे पहले वो पे कर दो भैया, क्योंकि अगर वो पे नहीं होगा तो रियलाइजेशन ही आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है सर, ठीक है जी। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस आपको सबसे पहले पे करना है। ठीक है सर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर मैं पाएगा तो सबसे पहले मैं रियलाइजेशन
पे करूंगा, मतलब रिलायंस का जो भी खर्चा होगा उसको पे करा जाएगा। उसके बाद अगर पैसा बच जाए तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस दैट आर टू बी मेड, अगर कोई खर्चों का आपने प्रोविजन बनाया कि भाई ये खर्चा आपको पे करना है जो कि जरूरी है, तो पहले उसको पे किया जाएगा। सर ये प्रोविजन एक्सपेंस कौन से टाइप के होते हैं, मतलब क्या क्या होता है प्रोविजन एक्सपेंस में? तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कि आपने अपने प्रोडक्ट बेचा, आपने उस पर वारंटीज दी, ठीक है, वारंटीज देना, ये मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, सुनना भाई। आपने ना, आपका जो प्रोडक्ट है, मान लेते हैं वो मोबाइल है, मोबाइल। अब आपको पता है जब आप मोबाइल खरीदते हो तो 1 साल की आपको वारंटी मिलती है ब्रांड की तरफ से, ठीक। अगर आपके मोबाइल में मान लो कोई सॉफ्टवेयर उड़ गया या कोई भी खराबी आ गई इंटरनली, बाहर से आपका डैमेज नहीं है पर इंटरनली कोई खराबी आ गई है, तो आप उसको सर्विस सेंटर ले जाते हो, फ्री में हो जाता है ना? वो फ्री में तो हो जाता है पर सर्विस सेंटर वालों की, कंपनी की तो कॉस्ट लगी, तो कंपनी इसके लिए प्रोविजन बना लेती है, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। कहती है भैया देखो हमने तो प्रोडक्ट बेच दिए, अब प्रोडक्ट बेच दिए, प्रोडक्ट के लिए वारंटी क्लेम करी तो कंपनी को फ्री में करना होगा। अगर कंपनी को फ्री में करना होगा तो कंपनी की कॉस्ट लग जाएगी, इसलिए फ्यूचर में होने वाले खर्चों का आज ही हमने पहले ही खर्चा मान लिया, लॉस मान लिया। अगर वो है तो पहले उसको मीट कर दीजिए। जैसे कि आप बनाते थे फ्यूचर में बैकअप के लिए प्रोविजन, बैकअप के लिए प्रोविजन का लॉस वो आप रिकवर कर लो जी। या कोई पेनल्टी आपको लगती है कि भाई फ्यूचर में आपको कोई पेनल्टी लगने वाली है, किसी चीज की कोई पेनल्टी लगने वाली है, तो उसके लिए आपने प्रोविजन, तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसके लिए आपने प्रोविजन पहले से बना के रखे थे, जो कि होने वाले हो सकते हैं, तो इसका आप पहले ही मीट कर लीजिए। नहीं है तो इग्नोर इट, ज्यादातर ये होते नहीं है, पर एक्चुअल बात करें तो होने के चांसेस बहुत है। अगर कंपनी बना रही है तो वो अलग चीज। जब आप कुछ प्रोविजन फॉर एक्सपेंस के बाद पहले आपका पैसा आएगा तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस को आप मीट करोगे, उससे पहले फिर कोई एक्सपेंस के लिए प्रोविजन बनाया, जैसे कि वारंटी के लिए प्रोविजन बना लिया, पेनल्टीज के लिए प्रोविजन बना लिया, या किसी भी चीज के लिए, जैसे कस्टमर रिफंड हो गया। एक कस्टमर रिफंड क्या हो गया, जैसे कस्टमर रिफंड, भाई आपने कहा कि यार भाई, आपने कहा कि देखो आपने गारंटी दे दी, वारंटी की जगह दे दी गारंटी, ये सिंपल सी बात है। अगर प्रोडक्ट खराब हो गया तो आपको पैसे मिल जाएंगे या आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करके देंगे। अब एक का प्रोडक्ट खराब हो गया, आपका एक कस्टमर का प्रोडक्ट खराब हो गया, तो कस्टमर कह रहा है जी मुझे तो भैया पैसे दे दो मेरे तरफ से, आपका प्रोडक्ट खराब है, तो आपके जो पैसे देने पड़ जाएंगे फ्यूचर में। आपने कहा 3 महीने की हमारी गारंटी है, अगर प्रोडक्ट खराब हो तो आपको सीधा रिफंड कर देंगे, तो इस केस के अंदर भैया 3 महीने बाद भी तो आ सकता है वो क्लेम, तो वो चीज आपका प्रोविजन फॉर एक्सपेंस में कवर होता है। ठीक है जी। वैसे जनरली आपको हमारी बुक के अंदर ये चीज कवर नहीं मिलेगा, आपको कभी नहीं मिलेगा हमारी बुक के अंदर, ये कभी मिलता नहीं है, हालांकि कहीं मिलेगा तो अलग चीज है, पर नहीं मिलता। रिलैक्स एक्सपेंस तो हमेशा मिलेगा। अगर इसके बाद अगर पैसा और बचता है तो उस केस के अंदर फिर हम करते हैं अपने प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को। अब प्रिफरेंशियल क्रेडिटर कौन से होते हैं? अब प्रिफरेंशियल क्रेडिटर दोस्तों क्या हो? प्रिफरेंशियल ऐसे कर्जदार कह रहा हूं, ऐसे लोग जो हमसे पैसा जिनको लेना है उनको हम पहले प्रेफरेंस देंगे, मतलब ऐसे क्रेडिटर जिनको और क्रेडिटर से पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको पहले पैसे पे करने होंगे। कौन कौन? जैसे एनी पेमेंट मेड टू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी पेमेंट आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पे करने हैं, दैट द कॉल्ड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्या बोल रहे हैं उसको? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जैसे कि क्या से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भाई आपने टैक्स अभी आपका बकाया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा। वो पहले जो पैसा आएगा आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करो, जितने खर्चे वो पे कर दो, चाहे वो रियलाइजेशन है चाहे प्रोविजन है। उसके बाद अगर पैसा बच जाएगा तो पहले इनकम टैक्स पे करना होगा जी आपको। इनकम टैक्स पे कर दिया, या जीएसटी डिपार्टमेंट, अगर आपका जीएसटी रह गया वो पे कर दो, या कस्टम ड्यूटी, सुना होगा नाम आपने, कस्टम ड्यूटी अगर रह गई तो वो पे कर दो। एनी ड्यूटीज एंड एनी टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा,
या कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट को पे करना है वो आपको पे करना होगा, उसको हम कहेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल मतलब ऐसे क्रेडिटर जिनको पैसा देना है और सबसे पहले देना है और क्रेडिटर से, मतलब गवर्नमेंट को दिया हुआ, गवर्नमेंट को जो पैसा देना है, जैसे इनकम टैक्स को देना है, इनकम टैक्स आपने पे नहीं करा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, जीएसटी पे नहीं करा जीएसटी डिपार्टमेंट को देना है, तो वो पहले आपको पे करना होगा। अगर उसके बाद कुछ पैसा बच जाए तो सबसे पहले पे करना होगा। दो टाइप के क्रेडिटर होते हैं, एक को बोलते हैं सिक्योर क्रेडिटर, एक को बोलते हैं अनसिक्योर क्रेडिटर। पहले सिक्योर क्रेडिटर को पे, क्योंकि वो सिक्योर है भाई, है ना, उनको पता है कि अगर आप सिक्योर क्रेडिटर, उसका मतलब अगर आपने मुझे पैसा दिया है तो आपके पास आपको एक सिक्योरिटी मिली है कि आपका पैसा पहले पे करा जाएगा। तो सिक्योर क्रेडिटर जो होते हैं, जिनको पैसा मिलना ही मिलना होता है, उनको पहले दिया जाता है और अनसिक्योर को बाद में दिया जाता है। तो तीन टाइप के क्रेडिटर हो गए, जैसे कि हम बताया, तीन टाइप के क्रेडिटर हो गए। पहला क्रेडिटर है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, दूसरा क्रेडिटर है आपके पास सिक्योर क्रेडिटर, और तीसरा है अनसिक्योर क्रेडिटर। ठीक है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को आपको पहला पैसा देना है। ऐसे क्रेडिटर जो सिक्योर्ड है, जैसे कि सिक्योर क्रेडिटर मतलब मैंने, आप एक क्रेडिटर हो, मेरी एक फर्म है, मैंने कहा भाई मुझे पैसे दे दीजिए, तो आपने कहा सर दे तो देंगे आपको पैसे, पर हमें एक सिक्योरिटी चाहिए। तो मैंने कहा ये लो एक एसेट्स मैं आपके लिए रख रहा हूं सिक्योरिटी के तौर पर, जब भी मैं ये एसेट बेचूंगा इसे जो भी पैसा रियलाइज होगा तो पहला आपको दिया जाएगा। इसको बन गया सिक्योर क्रेडिटर। आया समझ में? भैया आपने मुझे पैसा तो दिया पर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है कि भैया अगर मेरा भाई कंपनी डूब गई तो भैया आप कैसे पे करो, मैं कैसे पे करूंगा आपको। तो आपने कहा सर सिक्योरिटी तो रखवानी पड़ेगी, तो मैंने आपको एक सिक्योरिटी के तौर पे एसेट रखवा दी। मैंने कहा जब भी एसेट बिकेगी, अगर कंपनी डिसॉल्व होती है और एसेट को बेचते हैं, इससे जो पैसा रियलाइज होगा, इससे पैसा के रियलाइजेशन से पहले आपका चुकाया जाएगा और जिनको सिक्योरिटी नहीं गई उसको बाद में चुकाया जाएगा अगर पैसा बचता है तो सिक्योर क्रेडिटर को पहले पैसा दिया जाएगा और अनसिक्योर को बाद में दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखवाई थी। आया समझ में? सिक्योर क्रेडिटर कौन से होते हैं? तो जब भी आप किसी को एज अ क्रेडिटर बनकर पैसा देते हो, एज अ उधार आप किसी को पैसा देते हो, तो आप सिक्योरिटी ले लेते हो, तो आपको सिक्योर क्रेडिटर कहा जाएगा। तो पहले पैसा आपको बेचा जाएगा, जो भी सिक्योरिटी को बेची जाएगी, जो सिक्योरिटी रखवाई थी उसको सेल आउट करेंगे, जो भी पैसा रियलाइज होगा पहले आपका पे होगा, अगर उससे पैसा बचता है तो फिर अनसिक्योर क्रेडिटर को पे किया जाएगा। तो देखा जाए तो ये तीनों जो चीज है, तीसरा चौथा पांचवा, ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटी में कवर होते हैं, है ना। चलो ऊपर के दो एक्सपेंसेस है, पहले एक्सपेंसेस को मीट कर लो। सिक्स्थ पॉइंट में इसके बाद पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है, जैसे अनसिक्योर क्रेडिटर में आ गया भाई मिसिज लोन, अगर किसी पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है तो भी क्रेडिटर में कन्वर्ट होता है, वो क्रेडिटर है हमारा। क्रेडिटर कौन कौन से हो गए? वो सभी लोग जो थर्ड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी तो फर्म हो गई, सेकंड पार्टी पार्टनर हो गया, और थर्ड पार्टी जो है वो है, अब वो बैंक हो सकता है। बैंक आपको लोन देगा तो सिक्योरिटी रखवा लेगा, कभी नहीं रखवाएगा। अगर सिक्योरिटी रखवा ले रहा है तो सिक्योर क्रेडिटर बन गया बैंक, अगर नहीं रखवा रहा तो वो अनसिक्योर क्रेडिटर बन गया। मिसिज भाई पार्टनर था मिस्टर ए, उसकी वाइफ ने आपको फर्म को लोन दिया, तो फर्म को लोन दिया वो भी क्या है? क्रेडिटर। ना तो वो सिक्योर में कवर होगा या वो अनसिक्योर में कवर होगा। बट जब हम सिक्योर क्रेडिटर्स को, जितने क्रेडिटर है उन सबको पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी पार्टनर्स लोन को। पार्टनर लोन्स का मतलब क्या है? वो पार्टनर जिन्होंने हमें लोन दिया था, वो पार्टनर्स। भाई हम ही पार्टनर है, मान लो आप और मैं एक पार्टनर है, हमने अपना, मैं घर से पैसा लाया और पार्टनरशिप फर्म में मैंने एज अ लोन पार्टनर को दे दिया, एज अ लोन मैंने पार्टनरशिप फर्म में दे दिया। आपने भी घर से पैसा लेकर आया एज अ लोन आपने पास, तो हमने जो लोन दिया है तो हमारी पेमेंट क्रेडिटर के बाद होगी, वो लोन की पेमेंट। इसके बाद अगर फिर भी पैसा बच जाएगा तो फिर एंड में जाकर पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट करी जाएगी, एंड में जाकर पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट करेंगे। और पूरे चैप्टर में हमें बेसिकली यही सीखना है कि पार्टनर्स को जो कैपिटल की पेमेंट होगी वो किस तरीके से होगी। बस ये पूरे चैप्टर के अंदर हमें यही सीखना है कि भैया अगर हमने सबकी पेमेंट कर दी ठीक है, अब पार्टनरशिप कैपिटल की पेमेंट किस तरीके से होगी। तो इसके लिए दो मेथड बनाए गए। कहा कि अगर आप पार्टनर की कैपिटल को पे करना चाहते हो, लास्ट में होगा इन लास्ट, अगर आप पार्टनर की कैपिटल को पे करोगे तो इसको पे करने के लिए आपके पास दो मेथड है, पहला और दूसरा। सुनना ध्यान से, दोबारा सुनो, और किसी चीज के लिए दो मेथड नहीं है। पहले 6 तो आपको एज इट इज पे करने, पैसा है तो पे करते जाओ। जैसे पैसा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पैसा आया मैंने रिलायंस एक्सपेंस पे करा, प्रोविजन एक्सपेंस पे करा, फिर पैसा आया मैंने क्रेडिटर के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे करा, फिर सिक्योर क्रेडिटर, फिर अनसिक्योर, फिर पार्टनर्स लोन अगर दिया किसी पार्टनर ने, और अगर फिर पैसा आ रहा है तो फिर पार्टनर की कैपिटल को पे करा जाएगा। पर पार्टनर की कैपिटल को पेमेंट करने के दो मेथड बताए गए। कह रहा है दो मेथड में से किसी एक मेथड को सिलेक्ट करो और उस मेथड के को फॉलो करते हुए आपको पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करना है। मेथड किसके लिए है? ध्यान दीजिए, पार्टनर की कैपिटल को पेमेंट करने के लिए।
तो पहला मेथड बनाया गया सरप्लस कैपिटल मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड। पहला मेथड हमने बनाया सरप्लस कैपिटल मेथड, जिसको हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड भी कहते हैं और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड भी कहते हैं। इसके और नाम लिख देता हूं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। अलग अलग नाम से पूछ सकता है पेपर के अंदर, बस फेमस नाम जो है वो सरप्लस कैपिटल मेथड है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। देखो मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूं इन मेथडों के नाम अलग अलग है। फेमस नाम जो है सरप्लस कैपिटल मेथड है। इन दोनों में से मेथड में से कोई सा भी नाम आपको पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं बहुत अच्छे से, अभी तो मुझे 1 घंटा लग जाए या 1.5 घंटा लग जाए या 2 क्लास लग जाए, एक बार कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इसके सारे क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे आप। सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखने में ध्यान देना, ठीक है दोस्त। चलो, तो मैंने फिर कहा कि मैंने कहा जब भी आप पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट करेंगे तो इन दो में से कोई एक मेथड को सिलेक्ट करके पेमेंट करी जाएगी। तो हमें पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली जो मेन फोकस कराया गया वो ये कराया गया कि भाई देखो पैसा आएगा तो आपको मैंने स्टेप तो बता दिए, पहले किसको होगी, पहले किसको होगी, पहले किसको होगी। बट जब एंड में आप पार्टनर की कैपिटल को पेमेंट करोगे तो उसमें से आपको मेथड सेलेक्ट करने होंगे कि कौन सा मेथड सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर रहे हो। तो हमें इस चैप्टर के अंदर मतलब बेसिकली अगर नया चैप्टर का है, नया कॉन्सेप्ट का है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब हम ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे कि सरप्लस कैपिटल मेथड से कैसे पेमेंट होती है और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से कैसे पेमेंट होती है, तो जैसे ये दो पढ़ेंगे ये पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर है या कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। बस यही दो इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको? तो सरप्लस कैपिटल मेथड को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहां तक मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट लाया गया, क्या मतलब है और किस तरीके से लायबिलिटी को पे ऑफ करा जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगता है क्योंकि ये रियल लाइफ से अटैच्ड है ना, कोई एजम्पशन नहीं ली गई। आओ एक नया मेथड हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सरप्लस कैपिटल मेथड। सरप्लस कैपिटल मेथड। तो नया मेथड का नाम है दोस्तों सरप्लस कैपिटल मेथड। ठीक है, अब ये सरप्लस कैपिटल मेथड किस बेस पे काम करता है? तो इसकी कंडीशन है कि ये मेथड आप तभी लगा पाओगे जब सारे पार्टनर सॉल्वेंट होंगे। मतलब कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट है तो सरप्लस कैपिटल मेथड नहीं फॉलो किया जाएगा। सरप्लस कैपिटल मेथड तभी फॉलो किया जाएगा जब सारे पार्टनर सॉल्वेंट होंगे। पहली कंडीशन याद हो गई? ठीक, लिख दो ये कंडीशन। दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल only when all partners of the firm all partner of the firm are solvent। all partner of the firm are solvent। तो अगर एक पार्टनर भी अनसॉल्वेंट हो गया ना दोस्त, तो ये मेथड आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो फिर कौन सा करेंगे? ये दूसरा मेथड करेंगे, है ना। तो ये मेथड आप तभी फॉलो करना जब सभी पार्टनर सॉल्वेंट हो। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर लिखा है कि भैया इसमें तो बी पार्टनर सी पार्टनर अनसॉल्वेंट हो गया, अब ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये मेथड कब अप्लाई होगा। क्वेश्चन में अगर कहीं भी इंसॉल्वेंसी की बात नहीं करी होगी तो ये मेथड अप्लाई कर देना, और अगर करी है तो ये मेथड अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये मेथड में करा कैसे जाएगा, तो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं चीजों को कि ये मेथड क्या था, क्या है और कैसे इसके स्टेप्स है और क्या क्या चीज करना है। मैं कह रहा हूं फिर दोबारा, मैं उन टीचर में से नहीं हूं दोस्तों जो रटवाने में फोकस करे। मैं चाहता हूं कि जितनी नॉलेज मुझ पे है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आने वाले टाइम पे अगर आप टीचर बनते हो तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि आप किस तरीके से किस तरीके से बताओगे किसी स्टूडेंट को, गलत नहीं पढ़ाओगे ना चीजों को, हर एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं इस मेथड को।
आइए दोस्त, तो अगले 15 से 20 मिनट ध्यान सुनिएगा। देखो मैं एग्जाम्पल अलग मेथड से कराऊंगा और क्वेश्चन करने का तरीका अलग मेथड से होगा। पहले एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल लेकर, एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा दो तरीकों से। एक बेसिक एग्जांपल लेकर जिससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी समझ में आए, फिर एक इंस्टीट्यूट का जो मेरी बुक है उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए समझाऊंगा, क्योंकि उसी के स्टेप को फॉलो करोगे तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारी फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अच्छा, तो हमारी फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, फर्म मान लो तो एबीसी लिमिटेड, ये मेरा एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो एबीसी लिमिटेड हमारे पास 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अभी एक बात ध्यान सुनिएगा, हमारी सारी एसेट रियलाइज होती जा रही है और हम सारी एसेट को, सारी लायबिलिटी को पे करते हुए चले। आज वो दिन है जब हम अपने पार्टनर लोन तक की लायबिलिटी पे कर चुके हैं। सुनना ध्यान से, हमें मेन फोकस इस चैप्टर के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ इसमें दिखाया गया कि इसको कैसे पेमेंट होगी। इनको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनको पेमेंट करने में। सर वो प्रॉब्लम क्या है, मैं भी बताऊंगा ना प्रॉब्लम क्या, अभी आपके माइंड में नहीं बात बनी, प्रॉब्लम बताऊंगा तो समझना। अच्छा प्रॉब्लम ये है, समझ में आ रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी आप समझिए कि हम सारी लायबिलिटी धीरे 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 करके रियलाइज कर रहे हैं और धीरे धीरे करके इन सबकी पेमेंट होती जा रही है। आज वो दिन है कि हम अपनी लायबिलिटी को रियलाइज करते जा रहे हैं और आज वो दिन है कि यहां तक पेमेंट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब जो लायबिलिटी, अब जो एसेट रियलाइज होगी उससे पार्टनर कैपिटल पेमेंट होगी, यहां से चालू करना है आपको। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पे 3 पार्टनर है, ए बी सी। तीनों पार्टनर का मेरे पे जो बैलेंस कैपिटल है, इनको क्या बोलेंगे? बैलेंस कैपिटल बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग कैपिटल बोलेंगे, जो फर्म को पे करना है पार्टनर को, बैलेंस कैपिटल। मान लो बैलेंस कैपिटल है, ए को देना है 1 लाख रुपए। मैंने कहा ना आज वो दिन है जो दिन में मैंने अभी तक अपनी सारी लायबिलिटी, पार्टनर लोन तक की लायबिलिटी पे कर दी। उसके बाद अब कौन सी लायबिलिटी पे करनी है? पार्टनर की कैपिटल। आज वो दिन है पार्टनर कैपिटल की लायबिलिटी पे करने के लिए चालू हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उसी से बात करता है कि जो पार्टनर कैपिटल है उसको, देखो मैंने कहा ना क्या सरप्लस कैपिटल मेथड कहां बात करेगा कि पार्टनर कैपिटल की पेमेंट किस तरीके से होगी। समझ में आ रहा है? तो सर ये तो आपने बताया नहीं, कि आप ऐसा मत कहना कि ये तो आपने बताया नहीं कि भैया किस तरीके से पहले लायबिलिटी वो पे करो, वो मैंने पहले ही बोल दिया। अभी मैंने आपको फिर समझाया कि आज वो दिन है जब हम यहां स्टैंड कर रहे हैं कि यहां आज यानी कि लायबिलिटी पे करनी है और लायबिलिटी में पे कर चुका हूं। तो पूरा चैप्टर में ये समझ लेना कि सारी लायबिलिटी पे हो गई है, तब जाकर पार्टनर कैपिटल में आए हैं। ठीक है जी, और अगर पार्टनर कैपिटल आए हैं तब जाकर सरप्लस कैपिटल मेथड लगेगा। क्लियर है? तो जो बुक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इस पे फोकस करता है कि जो पार्टनर कैपिटल आप पे करोगे वो किस तरीके से करोगे, प्रॉब्लम क्या आती है वो समझना। ठीक है जी, तो बैलेंस कैपिटल का मतलब हुआ कि ए को हमें 1 लाख रुपए देने हैं, बी को हमें देने हैं 2,50,000, नहीं ज्यादा हो गया, 1,50,000, बी को देने हैं 1,50,000। सुनना ध्यान से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या राइज होती है इस और सी को देने हैं 2 लाख मान लेते हैं, चलो ठीक है जी। मैंने कहा अगले 15 मिनट अब ध्यान सुनेंगे। बैलेंस कैपिटल 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख रुपए। अब मान लो एक एसेट है जो रियलाइज्ड हुई, लास्ट एसेट रियलाइज्ड, लास्ट एसेट बची है और वो बिक गई और वो रियलाइज्ड हो गई। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो ये आपको लिखना है ना कुछ, समझाने के लिए। और वो रियलाइज्ड हो गई और उससे मिले हमारे को टोटल 90,000 रुपए। लास्ट एसेट थी हमारे पास, वो बिक गई। अब कोई एसेट बची नहीं है बिकने को, लास्ट एसेट थी, 90,000 रुपए मिले। अब ये 90,000 मिलने के बाद हमने कहा कि देखो जो ए है और जो बी है और सी है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब जो प्रॉफिट और लॉस जो बांटेंगे वो किस रेशियो में बांटेंगे? मान लो 1:1:1 में बांटेंगे। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, 1:1:1 में बांटेंगे। अब मैंने कहा देखो ए, बी और सी 3 पार्टनर है, इनकी कैपिटल मतलब फर्म को 1 लाख रुपए ए को देने हैं, बी को 1.5 लाख और सी को 2 लाख रुपए देने हैं। एक लास्ट एसेट बची है, उस पर मिले हैं 90,000 रुपए, सॉरी 90,000 रुपए मिला है, एक लास्ट एसेट बची है, इसके बाद कोई भी एसेट बचने की बाकी नहीं है। और लास्ट एसेट जो 90,000 रुपए है, अब ये बिक गई है, इससे पैसा आया, अब मैं इससे चुकाऊंगा। अब जब ये पैसा आया है वो जब चुकाया जाएगा तो इक्वली बांटा जाएगा। तो 30,000 तो इसको मिल जाए, 30,000 इसको मिल गए, 30,000 इसको मिल गए। ठीक है जी, 30,000 मिलने के बाद अब ये मुझे बताइए, 30,000 मिलने के बाद अब ये मुझे बताइए दोस्त
कि अब ए को बैलेंस कितना और पे करना है, बैलेंस अमाउंट पेबल, बैलेंस अमाउंट पेबल। तो ए के को जो पे करना है वो पे करना है 70,000, बी को अभी 1,30,000 रुपए, सॉरी 1,20,000 रुपए, और सी को पे करना है 1,80,000 रुपए। तो अब क्या फर्म पे कर पाएगी? नहीं, अब फर्म पे नहीं कर पाएगी। तो फर्म will not able to pay the balance amount of capital, the balance amount of capital, firm is not able to pay the balance amount of capital, firm इतनी एबल नहीं है कि वो बैलेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल पे कर पाए। तो मतलब अब जो ये 70,000 है और ये 1,20,000 है और 1,80,000, ये पार्टनर का हो गया लॉस। ये क्या हो गया दोस्त? लॉस टू दी पार्टनर, ये पार्टनर का लॉस हो गया। अब पार्टनर को ये पैसा नहीं मिलेगा, लॉस फॉर दी पार्टनर। पार्टनर के लिए क्या है ये दोस्त? लॉस हो गया। सुन रहे हो ध्यान से, पार्टनर के लिए क्या है ये? लॉस हो गया, लॉस फॉर दी पार्टनर। अब ये पार्टनर को पैसा नहीं मिलेगा, मतलब अब पार्टनर को 1,20,000 का लॉस हुआ इसको, 70,000 का लॉस हुआ इसको, और 1,80,000 का लॉस हुआ इसको। अब इसमें से जो सी पार्टनर था उसको गुस्सा आ गया, उससे गुस्सा ये आया कि भाई देखो भाई, मेरे को तो ज्यादा लॉस हुआ है, जबकि मैंने पैसा ज्यादा लगाया था बिजनेस के अंदर और लॉस मुझे ज्यादा हो गया। भाई पैसा ज्यादा लगाने के बाद लॉस भी ज्यादा हो रहा है मुझे, ये क्या फायदा हुआ? भाई जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सुनना ध्यान से, जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो लॉस भी इक्वली बढ़ना चाहिए ना। सुना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, जब एबीसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो जो लॉस भी होना चाहिए था वो भी इक्वल होना चाहिए था। अब भाई सी को लॉस हुआ 1,80 का, बी को 1,20 का, और ए को 70,000 का लॉस हो गया। अब ये तो बहुत ज्यादा पार्शियलिटी हो गई दोस्तों। ये मेथड कहता है भैया ये गलत है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तीनों पार्टनर का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब हो गया प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे तो इक्वली बांटेंगे। अब जब देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि भाई बैलेंस अमाउंट पे करना रह गया है। अब बैलेंस अमाउंट जो पे करना रह गया उसके लिए कोई एसेट बची नहीं और पे होगा नहीं तो पार्टनर का ये लॉस पार्टनर को मिलेगा ही नहीं। अब जब पार्टनर को नहीं मिलेगा दोस्तों तो ए पार्टनर को 70,000 का लॉस हुआ, बी को 1,20 का और सी को 1,80 का, जबकि लॉस तीनों को इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? ये पहले बात क्लियर करो कि ये समझ में आया नहीं आया। वो कह रहा है जी भाई मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई थी तो ज्यादा लॉस होगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये मेथड कहता है, सुनना ध्यान से, ये मेथड कहता है जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में आपका लॉस बनना चाहिए। मतलब अगर ए पार्टनर का लॉस होता 70 का, बी पार्टनर का लॉस होता 70 का और सी को भी 70 का होता ना, तब ये मेथड कहता है वेल एंड डन, कोई जरूरत नहीं है इस मेथड को अप्लाई करने की। ये मेथड तब अप्लाई कर देना, सुनना ध्यान से, ये मेथड कब अप्लाई करना है? ये मेथड तब अप्लाई कर देना जब आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से लॉस ना बटा हो। सबसे पहले समझो कि जो लॉस एंड में बच जाएगा, जो पैसा फर्म अब एबल नहीं है पार्टनर को पे करने के लिए, जो पार्टनर को लॉस होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से लॉस होना चाहिए। भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ही तो यही होता है कि लॉस को पीएसआर में बांटो, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना, लॉस होगा तो उसमें बांटना। अब जब लॉस हो गया 70 ए को, 1,20 ए बी को और 1,80, तो इसमें तो लॉस इक्वल हुआ ही नहीं, जबकि पीएसआर इक्वल था। अगर पीएसआर 532 होता तो लॉस भी 532 में होना चाहिए था। तो पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट ये मेथड कहता है अगर पार्टनर को लॉस होगा, अगर पार्टनर को लॉस हुआ तो वो लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंटना चाहिए, वो लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। अगर पार्टनर को लॉस हुआ तो वो लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। मतलब अगर तीनों को ही 1-1 लाख का लॉस होता तो वेल एंड गुड, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग लॉस हुआ ना या नहीं हुआ? आप पहले बताओ, क्या पार्टनर को लॉस हुआ? हाँ, क्योंकि फर्म अब वो पैसे पे नहीं कर पाएगी, फर्म के पास एसेट है ही नहीं पे करने को, तो फर्म के पास जब एसेट है ही नहीं तो पार्टनर का बैलेंस तो भी बच गया, तो वो लॉस हो गया। अगर वो लॉस हो गया तो वो लॉस तो भैया पीएसआर में होना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो किस लिए, होता किस लिए कि भाई जो भी लॉस होगा जो भी प्रॉफिट होगा इक्वली बांटा जाएगा, या इक्वल रेशियो। तो अगर 5:3:2 है तो उसमें बांटा जाएगा, अगर 3:1 है तो उसमें बांटा जाएगा। तो जो पार्टनर को एंड में लॉस होगा, सुनना, अगर पार्टनर को एंड में लॉस हुआ, एंड में लॉस हुआ तो वो लॉस
पीएसआर में होना चाहिए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 532 है तो लॉस भी, वो जो अमाउंट आया वो भी 532 होना चाहिए। अगर वो इक्वल शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो लॉस भी इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? पहली कंडीशन ये है। तो अगर आपको किसी पार्टनर को लास्ट एसेट रियलाइज होने के बाद भी लॉस हो जाता है, उसको पैसा नहीं मिल पाता, तो वो लॉस पीएसआर के उसमें होना चाहिए, पीएसआर रेशियो में होना चाहिए। अगर वो लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, सुनना ध्यान से, अगला पॉइंट, अगर पार्टनर लॉस, अगर पार्टनर को जो लॉस हुआ, पार्टनर को जो लॉस हुआ, अगर पार्टनर को जो लॉस हुआ वो, अगर पार्टनर को जो लॉस हुआ वो, अगर पार्टनर को जो लॉस हुआ वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, तो उसको हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, जिससे सभी पार्टनर को ये लगे कि यार भाई देखो, जो पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसके हिसाब से लॉस बटा, तो वेल एंड गुड, कोई पार्टनर गुस्सा नहीं करेगा। अब सी पार्टनर कह रहा है कि यार ये तो गलत बात है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो लॉस भी इक्वल बटना चाहिए। मुझे 1,80,000 क्यों भाई, मुझे 1,80,000 का लॉस की मिले, मुझे भी 70 का मिलना चाहिए। ऐसी बीबी बोल पड़ा, भी कह रहा भाई ऐसी क्या बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब इक्वल है तो लॉस भी इक्वल बटना चाहिए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 होता तो लॉस भी 3:2:1 में बटना चाहिए था। ये पार्टनर ने थोड़ी प्रॉब्लम अराइज कर दी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें, अगर जो पार्टनर को एंड में लॉस हुआ, अगर वो पीएसआर के रेशियो में नहीं है तो हमें उसको पीएसआर के रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के लिए हमें ये मेथड लगाना होगा। आया समझ में? कब लगेगा ये मेथड? और कन्वर्ट करने के लिए, और लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड अप्लाई करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए सरप्लस कैपिटल मेथड अप्लाई करना होगा। क्या करना पड़ेगा? सरप्लस कैपिटल मेथड लगाना होगा। तो मतलब सरप्लस कैपिटल मेथड कब लगाऊं? जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एंड लॉस, पार्टनर वाला लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है? मेरा मेन फोकस अब क्या रहने वाला है? मेन फोकस मेरा रहने वाला है इसी में। मेन फोकस जो मेरा रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि किस तरीके से मैं पार्टनर को जो लॉस हुआ एंड में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से लेकर आऊं। बस यही आपको पूरे चैप्टर, पूरे कॉन्सेप्ट में सीखना है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में, सरप्लस कैपिटल मेथड में यही कॉन्सेप्ट सीखना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर हो रही है? धीरे धीरे समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। नीचे कमेंट करके थोड़ा एप्रिसिएशन दिया करो दोस्तों, अच्छा लगेगा। फिर मन नहीं करता वीडियो बनाने का, ठीक है क्या? तो हमें सरप्लस कैपिटल मेथड में क्या करना है कि जो पार्टनर को एंड में लॉस हुआ, उस लॉस को हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है, इस तरीके से उसको ठीक करना है कि वो लॉस, एंड वाला लॉस जो अपने आप निकल कर आ जाए, वो पीएसआर में ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाए। समझ में आया? क्लियर है? चलो ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक? चलो यहां तक अगर आपको बात क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों ये जो बैलेंस कैपिटल है ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। हाउ टू फाइंड बैलेंस कैपिटल। इसमें स्टार लगा रहा हूं और स्टार लगा के बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये बैलेंस कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। मतलब आउटस्टैंडिंग कैपिटल बोलो या बैलेंस कैपिटल। कैलकुलेटिंग बैलेंस कैपिटल या आउटस्टैंडिंग कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। थोड़ा सिंपल सा है, आप बना लो ना पी पार्टनर कैपिटल लगाऊं। नहीं दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं होता। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम में बैलेंस कैपिटल कैसे फाइंड आउट करा जाएगा, इसमें थोड़ा अलग मेथड दिया, बड़ा सिंपल सा मेथड है। वो कह रहा है देखो आप पहले बताओ आपकी कैपिटल थी कितनी। सबसे पहले कह रहा है कैपिटल बता दो, कैपिटल कितनी थी। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट
कह रहा है देखो बैलेंस कितना था कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट खोलना और उसमें देखना कि आपका बैलेंस कितना था। ठीक है सर, उसको डाल देना यहां पर, तीनों पार्टनर का जो भी होगा उसमें ऐड करना। बताओ क्या, बैलेंस इन करंट अकाउंट, बैलेंस इन करंट अकाउंट। मान लो अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हो तो आपका कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनेगा, उसका बैलेंस यहां पर ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद फिर ऐड करना आप ऑल अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व बांट देना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व पीएनएल या लॉस, उसको आप बांट देना। बांटने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट में से माइनस करना ड्राइंग्स। क्या माइनस करना, ड्राइंग्स। उस अमाउंट में से माइनस करना ड्राइंग्स, और जब आप कोई ड्राइंग पार्टनर ड्राइंग ले गया तो वो माइनस कर देना। भाई पैसा ले तो गया, आप किस बात का पैसा दे। माइनस करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे बैलेंस कैपिटल, आउटस्टैंडिंग कैपिटल, या आप नाम दे सकते हो एडजस्टेड कैपिटल। इसमें इस तरीके से फाइंड आउट करा जाता है। क्या बोलते हैं, या बोलो बैलेंस, या बोलो आउटस्टैंडिंग, या बोलो एडजस्टेड, क्या एडजस्टेड कैपिटल। और इस तरीके से आप फाइंड करोगे एडजस्टेड कैपिटल, और वो एडजस्टेड कैपिटल आप यहां डालोगे, एसेट कितनी बची है उसको रियलाइज करोगे, फिर देखोगे कि जो आपने माइनस करने के बाद जो आया वो पीएसआर में होना चाहिए, और नहीं हुआ तो यहां से भी लगेगा एडजस्टेड। तो ये जो 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख आया वो इसको लगाने के बाद आएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। जैसे जैसे मैं उतार रहा हूं वैसे वैसे उतार रहे जी, बिल्कुल वैसे वैसे उतारना दोस्तों, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं दोस्त, एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी भी थोड़ा एग्जाम्पल आपको बस चीजें समझाने के लिए, थोड़ा माइंड खुल जाए, तो फिर मैं आपको फिर असली केस बताऊंगा, असली स्टेप बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, मान लो 2 पार्टनर आपके पास ए और बी, इनका बैलेंस कैपिटल मैंने दे रखा है आपको, जो कि नेट दे दिया मैंने, सो फॉर्मूला लगाकर अप्लाई कर दिया, और बैलेंस कैपिटल मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। बैलेंस कैपिटल दे दिया मैंने 20,000 इसका और 12,000 इसका। ठीक है जी, ये बैलेंस कैपिटल है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मेरे पास 3:2, 3:2 का मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब जो एसेट रियलाइज हुआ, भाई लास्ट एसेट जो रियलाइज हुई है, पहला केस बनता है कि अगर एसेट रियलाइज हुआ मान लो 15,000 रुपए, और सेकंड केस बनता है कि अगर एसेट रियलाइज हुई मान लो 10,000 रुपए की। तो मुझे बताइए किस तरीके से आप करोगे। तो हमें करना है कि भाई इस तरीके से हमें एसेट को बांटना है, जो पैसा आया है उस तरीके से पेमेंट करनी है, जो पेमेंट करने के बाद एंड में जो लॉस होगा 3:2 की रेशियो में बटेगा। केस नंबर 1 आपके मैं शेयर करता हूं। केस नंबर 1 मान लो, केस नंबर 1 लेते हैं। व्हेन कैश इज डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन रियलाइज अमाउंट, ऐसे लिखो, व्हेन रियलाइज अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन रियलाइज अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, when realized amount is distribute in profit sharing ratio, when realized amount is distribute in profit sharing ratio। तो अगर कोई जो रियलाइज अमाउंट जो 15,000 रुपए मुझे मिला, अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो उस केस के अंदर क्या होता है वो देखेंगे। क्या मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैंने कहा देखो हमारे पास ए पार्टनर है ए, एक है बी, इसका मेरा बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, इसको मुझे पे करने हैं 20,000 रुपए और इसको मुझे पे करने हैं 12,000 रुपए। ठीक है सर, अब मैंने कहा भाई लेस कर दो अमाउंट रियलाइज, यानी डिस्ट्रीब्यूट कैश इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो 15,000 रुपए है तो 15,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 3:2 में। 15,000 रुपए का कैश, पहला केस में मैंने एक ही केस लेके चलो छोड़ो दूसरा केस, कि मान लो भाई आपके पास अगर पैसा एसेट रियलाइज होती 15 रुपए में, इन कैश, एसेट रियलाइज इन कैश इज इक्वल टू 15,000 रुपए। ठीक है, तो भैया 15,000 को किस रेशियो में बांटोगे, 15,000 को 3:2 में बांट दो। बांटना जरा, 9,000 और 6,000, 9,000 और 6,000। तो अगर 9,000 और 6,000 आया तो भैया आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया, तो क्या पे नहीं हो पाएगा। लास्ट एसेट रियलाइज थी, कितना बच गया भैया, ये बच गया 11,000 और ये बच गया सर आपके पास 6,000। तो अगर मैं इसका रेशियो चेक करता हूं, अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो रेशियो मेरा निकल के आ रही है 11:6, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर नहीं है। मुझे ये लेकर आना है कि भैया जो एंड में लॉस हो रहा है, ये लॉस हो गया दोस्तों,
ये क्या है, लॉस टू दी पार्टनर। 11,000 का लॉस हुआ ए को और 6,000 का लॉस हुआ बी को, और लॉस जो हुआ है वो इस रेशियो में होना चाहिए कि वो जो पीएसआर के रेशियो में होना चाहिए, जो लॉस होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रेशियो में होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो लॉस कुछ इस तरीके से होना चाहिए, या तो ये 3,000 होना चाहिए रेशियो, या तो 2,000 ऐसे लॉस होना चाहिए, या 6,000 होना चाहिए, या 4,000 होना चाहिए, या या 9,000 होना चाहिए, ऐसे। तो इस अगर इस रेशियो में लॉस होता, मतलब ये अमाउंट अगर इस रेशियो में होता तो मैं कहता अच्छा ये तो बढ़िया हो गया कि जो लॉस अब ए और बी को हुआ है वो पीएसआर में होना चाहिए। अभी देखो किसमें हो रहा है, 11:6 में। अब लॉस किसमें होना चाहिए था, 3:2 में। समझ में आ रहा हो कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि एंड में अगर जो पार्टनर को लॉस होता है वो किस रेशियो में होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऐसा क्यों कहा गया, लॉजिक क्या है कि भाई जितने भी लॉस होंगे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो बांटोगे। अब लॉस अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटोगे फिर फायदा क्या था पीएसआर का। तो इसलिए कह रहा है कि भाई जो लॉस होगा, जो एंड में लॉस बटेगा वो भी पीएसआर में बटना चाहिए। तो देखो एक जो ए पार्टनर है वो तो 11,000 का लॉस ले रहा है और जो बी पार्टनर वो 6,000 का लॉस ले रहा है, तो ये ज्यादा ले रहा है तो कहेगा नहीं कि भाई ये ज्यादा क्यों, जबकि पीएसआर तो 3:2 है, तो 3:2 में बटना चाहिए था, पर ये 11:6 में बट रहा है, गलत हो गया है। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कैपिटल सरप्राइज। इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से मैं पेमेंट करूंगा। ऊपर जो पेमेंट अभी मैंने किस रेशियो में करी, पीएसआर के फॉर्म में, मैं पेमेंट इस तरीके से करूं कि मेरा जो ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाए वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए इस पे। तो यही सीखना है कि किस तरीके से करोगे। पर केस नंबर 2 देखते हैं। सबसे माइंड में ना, एक स्टूडेंट के सबसे पहले माइंड में आता है कि यार जो कैश डिस्ट्रीब्यूट करोगे या तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, अगर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के देखा मैंने, और जो मेरा जो अमाउंट निकल के आया वो जो लॉस ए और बी को हुआ पार्टनर को वो पीएसआर के रेशियो में नहीं था, तो छोड़ो ये केस। केस नंबर 2 है व्हेन अमाउंट रियलाइज, व्हेन एसेट, व्हेन अमाउंट रियलाइज अमाउंट, क्या लिखा था, व्हेन रियलाइज अमाउंट, व्हेन रियलाइज अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल रेशियो। अगर कैपिटल में बांट के देख लो एक बार, दो ही चीज निकल कर आती है, या तो आप पीएसआर में बांट लो, अगर उससे नहीं आ रहा आंसर, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्या मान लो कैपिटल में बांट के देख लो। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। व्हेन रियलाइज अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशियो, इज डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशियो। अगर मैं रियलाइज अमाउंट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देखूं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है? अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आज के बाद हमेशा कैपिटल रेशियो से बांट दूंगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए जरा, मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाया है, वो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो बताना जरा क्या होगी, कैपिटल रेशियो A:B। भाई कैपिटल रेशियो है 20:12। भाई 20,000 और 12,000 थी ना कैपिटल, 20 और 12 तो 20:12 हो गया, और कट जाएगा ये किससे, 2 से, 2 5 10, 2 6 12, 5:6 की कैपिटल रेशियो। ठीक है सर, इसमें बांट के देख लेंगे। तो मैंने कहा बताओ कितने पार्टनर है, हमने कहा ए और बी 2 पार्टनर है। मैंने कहा बताओ कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, इन्हें कहा सर 20,000 इसका आउटस्टैंडिंग देना था और 12,000 इसको देना था, ये था आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मैंने कहा कितना कैश डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कह रहा सर 15,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने कहा लेस कर देना, 15,000 डिस्ट्रीब्यूट इन 5:6, 5:6 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और उसके डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो लॉस होगा, लॉस टू दी पार्टनर, ये लॉस जो आएगा वो इस रेशियो में आना चाहिए। इनका जो रेशियो निकालो वो पीएसआर के फॉर्म में होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। ठीक, तो देखते हैं एक बार बात के। भाई 15,000 डिवाइडेड बाय 5 और 6 11 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको मिला भाई 6 1 8 1 8, इसको इतना मिल गया, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको मिल गया 8181 8182। तो भैया देखते हैं एक बार कि भाई 20,000 माइनस 6818, ये तो कतई नहीं आ रहा, कतई नहीं। लो भाई 12,000 माइनस 8182, ये आ गया 3818। लो भाई लो, तो अब अगर देखे कि भैया जो रेशियो निकल कर आ रही है वो तो भैया बहुत गंदा खतरनाक रेशियो आ रही है। तो ये तो मान लो आप रेशियो आ गई 13:13182 रेशियो 3818, और जबकि रेशियो मुझे क्या चाहिए 3:2। मतलब जो रेशियो, जो लॉस होना चाहिए, जो लॉस होना चाहिए वो पार्टनर में इस तरीके से अमाउंट आना चाहिए कि इनका अगर रेशियो निकालूं तो वो रेशियो इसके बराबर आ जाए, मतलब 3:2 पीएसआर के बराबर हो, पीएसआर जैसी रेशियो आ जाए।
मतलब जो लॉस हो वो इस तरीके से हो कि इनका अगर रेशियो निकालू तो पीएसआर रेशियो, समझ में आया? तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो भाई सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मुझे किस तरीके से ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करूं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकले वो ऑटोमेटिकली पीएसआर रेशियो में निकले। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्या है कॉन्सेप्ट कि हमें अब ये सीखना है कि जो कैश रियलाइज होगा वो हमें क्वेश्चन बता देगा कि कितना कैश रियलाइज हुआ है, बस हमें यही सीखना है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आए लॉस वो ऑटोमेटिकली पीएसआर में हो जाए। तो मुझे सीखना है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं। क्या सीखना है? किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए जिससे जो लॉस है वो ऑटोमेटिकली पीएसआर रेशियो में बन जाए। हमारा ये पॉइंट, ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिखना जरूर, आपको छोड़नी नहीं है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा कि जो लॉस होगा वो पीएसआर रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू अप्लाई सरप्लस कैपिटल मेथड। टू अप्लाई सरप्लस कैपिटल मेथड। तो भैया ऐसा करो, सरप्लस कैपिटल मेथड को अप्लाई करो और देखना उसको अप्लाई करते ही आपका सारा लॉस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा पीएसआर रेशियो में। बस मैंने पूरा बेस समझा दिया कि मैं अब जो सरप्लस कैपिटल मेथड अप्लाई करूंगा वो क्यों कर रहा हूं, क्या रीजन है जिससे मैं ये लॉस को अप्लाई। सरप्लस कैपिटल मेथड में अप्लाई इसलिए करूंगा क्योंकि पैसे जो एसेट रियलाइज हुई उसको इस तरीके से बंटवाएगा सरप्लस कैपिटल मेथड मुझसे कि वो जो लॉस निकल कर आएगा पार्टनर का वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पीएसआर के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया या नहीं आया? सर समझ में आ गया। लो भाई लो, मेरी मेहनत 1 घंटे की आपको पूरी समझ में आ गई कि किस तरीके से मैंने आपको चीजें समझा दी। अब देखते हैं सरप्लस कैपिटल मेथड। आओ दोस्तों अब देखते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। ठीक है सर, समझ में आ गया ना मतलब? तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आज की क्लास में सिर्फ एग्जाम्पल करके छोड़ दूंगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ एग्जाम्पल करके छोड़ दूंगा मैं कि किस तरीके से ही करना है। ठीक है, एग्जाम्पल करके। एग्जाम्पल में है कि मुझे बैलेंस ऑफ कैपिटल दे रखा है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट दे रखा है, जो मुझे ए का बैलेंस दे रखा है, बी का दे रखा है और सी का दे रखा है, जो कि मुझे दे रखा है 40,000 नहीं 35,000, 33,000 और 18,000 ये दे रखा है मुझे दे रखा है। रिजर्व भी दे रखा है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रिजर्व दे रखा है तो समझ लेना वो इसके अंदर ऐड नहीं है, तो ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर और कोई चीज दे रखी, रिजर्व नहीं दे रखा, ड्राइंग्स नहीं दे रखी, बाकी कुछ नहीं दे रखा, तो समझ लेना ये बैलेंस नेट कैपिटल है जो हमने फॉर्मूला लगाकर निकाला है। ठीक है, रिजर्व आपको दे रखा है 10,000 रुपए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है। ये 3 चीज आपको मैंने आपकी दे दी इस एग्जाम्पल पर समझाने के लिए किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे 5:3:2। ठीक है, अब देखो करना कैसे। हम बनाते हैं इधर कंप्यूटेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल। किसकी कैपिटल ज्यादा है? अब देखो जिसकी कैपिटल ज्यादा है उसको तो ज्यादा लॉस हो जाएगा, है ना? अभी बताया था जिसकी कैपिटल ज्यादा है उसको ज्यादा लॉस हो जाएगा। अब इधर देखोगे आप तो भैया इसकी कैपिटल 2 लाख है, सबसे ज्यादा थी तो इसको ज्यादा लॉस हो रहा है, फिर उससे ज्यादा सबसे कम थी इसको। जिसकी कैपिटल सबसे कम है उसको कम लॉस, जिसकी कैपिटल ज्यादा है उसको ज्यादा लॉस, और ज्यादा होगी और लॉस होगा। देख लो आप, चेक कर लो, कम कैपिटल कम लॉस, ज्यादा कैपिटल ज्यादा लॉस, और ज्यादा कैपिटल और ज्यादा लॉस। तो इस तरीके से पेमेंट करेंगे। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, जिसकी कैपिटल ज्यादा भाई उसको ज्यादा लॉस हो रहा है, तो हमें इस तरीके से करना है कि हम क्या करेंगे, जो बैलेंस कैपिटल है ना उस तरीके से उसको पहले ही पीएसआर में बांट देंगे। समझ नहीं आ रहा सर? मुझे भी नहीं आया, अभी मैंने ढंग से समझाया नहीं, मैं अब बताऊंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा। इतनी सारी चीजें अच्छे समझा दी तो ये नहीं समझाऊंगा कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आप बनाइए एबीसी 3 पार्टनर का वो एक अकाउंट, ए बी और सी। ठीक है जी, करने का तरीका क्या है, अभी आपको बस ये तरीका उतारना नहीं है, बस आपको एक बार देखना है। जब मैं कहूं उतार लेना, एंड में उतार लेना, मैं इसको इसके बाद कुछ नहीं कराने वाला। मैं क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास आप तभी कंप्लीट कर पाओगे जब ये वाली क्लास आपने ढंग से पढ़ी होगी या हाथ के हाथ, और नेक्स्ट क्लास में टाइम लगेगा, तुरंत आएगी तुरंत, क्योंकि फिर भूल ना जाओ आप। लो कैपिटल बैलेंस,
सबसे पहले बताओ कैपिटल बैलेंस कितना है। आपको सबसे पहले लिखना है कैपिटल बैलेंस। आपको कोई फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करते जाइए, बहुत सिंपल है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। कैपिटल बैलेंस वाला कितना है भाई, एक के पास 33,000 रुपए है, नहीं 35,000 रुपए एक का। भाई कैपिटल बैलेंस का मतलब इतना पैसा हमको देना है, 35,000 और 18,000 सी का। तो भैया किसको ज्यादा, किसकी कैपिटल है, एक ही, तो एक को ज्यादा लॉस हो जाएगा। ऐड करेंगे पहले रिजर्व, और ये रिजर्व किसमें बांटेंगे भाई, पीएसआर में, जो कि 5:3:2 का रेशियो है। तो भैया 10,000 का रिजर्व है, डिवाइडेड बाय 5 3 तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5,000 3,000 2,000 हो जाएगा। तो रिजर्व 5,000 बांट दो इसमें, 3,000 और 2,000। जब ये बांट दोगे ना आप, तो उसके बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा उसको हम नाम देंगे एडजस्टेड कैपिटल। क्या नाम देंगे, एडजस्टेड कैपिटल। ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना, नेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस, एडजस्टेड कैपिटल बोलो, ये अच्छा नाम है एडजस्टेड कैपिटल। तो कितना आया भाई, 40,000, 36,000 और 20,000। तो सबसे पहला हमारा स्टेप हुआ, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एडजस्टेड कैपिटल। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालो कि कितना पैसा ए और बी और सी को देना है फर्म ने। अब क्या करेंगे, यहां मैं निकाल रहा हूं कि किसकी कैपिटल ज्यादा है, किसको पहले पेमेंट होनी चाहिए। अब ये समझाएंगे धीरे धीरे, देखो ये देखो, ये इतना आगे समझ में, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, इसको नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल। बेसिकली यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से पार्टनर को पहले पे किया जाएगा, कौन से पार्टनर को पहले पेमेंट होनी चाहिए। यहां पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि भाई जिससे क्या हो जाए, लॉस बराबर आ जाए, पीएसआर के रेशियो में आ जाए। देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस हमें यह बताता है कि किस पार्टनर को आपको पेमेंट पहले करनी चाहिए और किस पार्टनर को बाद में, किस पार्टनर को ऐसे, सारी पेमेंट नहीं, कितना अमाउंट की पेमेंट करनी चाहिए और पहले करनी चाहिए, ये बताएगा हमें। भाई मान लो भाई इस पार्टनर के पास 20,000 है, तो पहले इसको 5,000 की पेमेंट कर दो, जिससे वो बराबर आ जाए। ठीक, देखो सबसे पहले क्या करना है, यूनिट शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है आपको। यूनिट शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब, नहीं इसको ऐसे लिखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 5, पांचवा हिस्सा इसका था, तीसरा इसका था और दूसरा इसका था, ये था ना 5:3:2, इसमें 5 इसका था ए का, 3 बी का था और 2 सी का था। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट शेयर। कैपिटल पर यूनिट, कैपिटल पर यूनिट, एक यूनिट पर, अगर 5 यूनिट में 40,000 रुपए कमाता है, ये 5 यूनिट का हिस्सा इसके 40,000 रुपए का, तो 1 यूनिट पे कितना, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, एडजस्टेड कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करते हैं, पर यूनिट का निकालते हैं। मतलब समझिए कि अगर 5वां हिस्सा है इसका, 5वां हिस्सा और इसकी कैपिटल 40 है, तो मतलब कैपिटल 1 यूनिट पे कितना, एक हिस्से में कितना। तो अगर मैं 40,000 को 5 से डिवाइड कर दूं तो एक हिस्से का निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्त, अगर मैं इसको ए मान लेता हूं और अगर मैं इसको बी मान लेता हूं, तो कैपिटल पर यूनिट जो निकलेगा वो ए डिवाइडेड बाय बी निकलेगा। ठीक है सर, कैपिटल पर यूनिट मैं जानना चाहता हूं 1 यूनिट पे कितना इसको पैसा, इसकी कैपिटल बनती है। तो 1 यूनिट पे जो इसकी कैपिटल बनेगी वो बन गई 8,000, ये बन गई 8,000, ये बन गया आपके पास 36,000 डिवाइडेड बाय 3, ये तरीका है, प्रोसीजर है, 12,000 और इनका 20,000 डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया 10,000। ठीक है दोस्त, इसके बाद कैपिटल पर यूनिट निकाला। अब इसमें जो तरीका है, इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है बेस कैपिटल फाइंड आउट करना। बेस कैपिटल जो होती है, जब आप कैपिटल पर यूनिट निकाल लेते हो, उसमें जो मिनिमम कैपिटल होती है वो होती है बेस कैपिटल पर यूनिट। अभी आपको जैसा प्रोसेस बता रहा हूं वैसे समझते जाइए। जब मैं एंड क्वेश्चन खत्म करूंगा ना इसको, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे थे, फिर आपको प्रोसेस समझ में आएगा। अभी नहीं कि चलते चलते भाई क्या हो रहा है जो बंदो, एंड में देखना आपको 100% समझ में आएगा ये था क्या, ये करा क्या हमने। ठीक है, पक्का समझ में आएगा। तो अब हम निकालेंगे बेस कैपिटल। क्या निकालेंगे दोस्त, बेस कैपिटल, जो कि मिनिमम होगा, जो कि क्या होगा दोस्त, मिनिमम होगा सबसे। किसका मिनिमम, कैपिटल पर यूनिट का मिनिमम। तो इसमें सबसे मिनिमम कैपिटल कितनी है, 8,000। तो 8,000 को हमने क्या रखा, बेस कैपिटल रखा। 8,000 को क्या रखा हमने, बेस। तो बेस कैपिटल हमारी कितनी होगी, 8,000 रुपए हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या था, 5:3:2। अब ये 8,000 को 5, 3, 2 में बांट देंगे।
8,000 को 5-3-2 बांटूंगा, जो प्रोसीजर बुक में है मैं उस तरीके से करा रहा हूं। 8,000 को क्या करेंगे 5-3-2 में बांट देंगे। जब हम 8,000 को 5-3-2 में बांटेंगे तो हमारा अमाउंट क्या निकल कर आएगा, 8,000 बेस कैपिटल है, 8,000 को जब 5-3-2 में बांटेंगे तो 8 पंजे 40,000 रुपए, 8 तिया 24,000 रुपए और 8 दूनी 16,000 रुपए। सर बांटा क्यों 8,000, इसमें सबसे मिनिमम लिया है, क्लियर है कि मिनिमम लिया और मिनिमम को बांट दिया किसमें। सर बांटा क्यों, ये क्यों करा, देखो एक ना मैं अपना तरीका भी बताऊंगा आपको, इस एग्जांपल को समझाने के बाद ना मैं अपना तरीका बताऊंगा, क्योंकि मेरा तरीका ना सबसे सिंपल तरीका है। ये पता नहीं क्या ही करा दिया, पर देखो जो हमने बुक में दे रखा है, जिस हिसाब से हर बुक फॉलो कर रही है, मैं उस हिसाब से बता देता हूं, ठीक है। एक मेरा तरीका खुद का है, तो मैं आपको खुद का तरीका एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो वो तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। पहले बुक का तरीका देख लेते हैं, बुक का कितना मुश्किल है और मेरा कितना सिंपल लगेगा आपको। अब इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि भैया आपको कौन सा करने में नंबर मिलेंगे, बट ये है कि 100% दोनों तरीके बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। जो अच्छा एग्जामिनर होगा, जिसके पास नॉलेज होगी, वो पक्का दोनों को सही कहेगा कि सही तरीका दोनों है। पहले मैं बुक का बता देता हूं क्या। अब पता क्या हुआ, मैंने क्या करा, हम बेसिकली पता क्या कर रहे हैं, मेनली हम ऐसा कर रहे हैं कि जो ये कैपिटल है ना, ये 5-3-2 में बढ़ जाए, ये 5-3-2 की रेशियो में आ जाए। अगर ये 5-3-2 की रेशियो में आ जाए तो जो इसकी लॉस होगा वो ऑटोमेटिकली 5-3-2 की रेशियो में आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो कैपिटल है ना इनकी, ये जो कैपिटल है ना ये वाली 40, 30, 36 और 20, अब ये 5-3-2 की रेशियो में नहीं है, मैं इसको 5-3-2 की रेशियो में बना रहा हूं। 5-3-2 की रेशियो बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने पहले सबको 5-3-2 से डिवाइड करा, अपने अपने इसको पर यूनिट निकाल लिया, कैपिटल पर यूनिट, फिर जो उसका मिनिमम है उसको बांट दिया। बेसिकली मैंने क्या करा है, जो मेरा सिंपल तरीका होगा उसमें बताऊंगा मैंने क्या करा था। इधर इस वाले पॉइंट को, पूरे पॉइंट को मैं एक पॉइंट में कवर कर दूंगा, पर अभी समझ लो क्या हुआ है हमने। अब देखो 40,000, 24,000 और 16,000 को अगर मैं रेशियो में निकालूं तो 5-3-2 ही आता है, चेक करो आप। 8 की टेबल से डिवाइड होगा, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 8 दूनी 16, है ना। 8,000 से तो डिवाइड करा तो इतना ही आएगा, 8,000 से मल्टीप्लाई करा। तो मैंने बेसिकली क्या करा कि मैं चाहता हूं कि ये कैपिटल ये बन जाए, तो इसको बनाने के लिए मेरी कुछ सरप्लस कैपिटल, भाई एक्चुअल कैपिटल क्या थी, ये थी, और मैं चाहता हूं ये बन जाए। मैं क्या चाहता हूं, ये बन जाए दोस्तों। और इस कैपिटल को नाम देंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या नाम देंगे इसको, क्या नाम देते हैं इसको, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। समझिए मेरी एक्चुअल कैपिटल दोस्तों ये है, एडजस्टेड कैपिटल जो फर्म को देनी है पार्टनर को, और मैं चाहता हूं ये हो जाए। क्यों, अगर ये कैपिटल ऐसी हो जाएगी तो मेरा ऑटोमेटिकली रेशियो में बन जाएगा 5-3-2, जो कि मैं चाहता था। और जब आप इसको जब एसेट रिलाइज का पेमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली माइनस करके जो आएगा वो इसी रेशियो में आएगा 5-3-2 में। तो मैं जो चाहता हूं कि जो मेरी कैपिटल है ना, एडजस्टेड कैपिटल, वो रेशियो में बन जाए। और रेशियो में करने के लिए मैंने ये प्रोसीजर अपनाया, पहले पर यूनिट निकाला, फिर मिनिमम लेकर उस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा, और ये बनना चाहता हूं। ये देखना मैं सिंपल तरीका समझाऊंगा इसका, बहुत सिंपल, ठीक है। ये आया, अब देखो ये बन गया 5-3-2 में, तो मैं अब देखूंगा कि कितनी कैपिटल ज्यादा है। देखो ए पार्टनर की जो कैपिटल 40 है और मैं चाहता कितनी हूं, 40 ही, तो इसकी सरप्लस कोई भी कैपिटल नहीं है। तो अब मैं यहां से क्या निकालूंगा, सरप्लस कैपिटल। क्या फाइंड आउट करूंगा दोस्त, सरप्लस कैपिटल। अब सरप्लस कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगा, मान लो ये डी पॉइंट है, तो ए में से डी माइनस कर देना। भाई इतनी थी और इतनी ही चाहता हूं, तो कोई भी सरप्लस नहीं है। 36,000 थी, मैं चाहता हूं इसकी 24 हो जाए, जिससे मेरा 5-3-2 का रेशियो बन जाए। तो 36,000 माइनस 24,000 तो कितनी आ गई, 12। तो इसकी कितनी कैपिटल ज्यादा है, 12,000 ज्यादा है। ऐसी 20,000 थी इसकी और मैं चाहता हूं इसकी 16,000, तो इसकी कितनी ज्यादा है, 4,000 ज्यादा है। तो अगर सुनना ध्यान से, अगर 12,000 इसकी और 4,000 इसकी ज्यादा है, इनकी अगर पेमेंट अलग से कर दे तो जो पेमेंट होने के बाद जो कैपिटल निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी, जो कि ऑटोमेटिकली 5-3-2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बी को 12,000 पे कर दूं पहले और ए को सी को 4,000 पहले पे कर दूं, तो जो कैपिटल निकल के आएगी पे करने के बाद वही निकल के आएगी 40-24, और जो कि मेरा 5-3-2 बन जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि किसको पहले पे करा जाएगा। अब मेरे दो पार्टनर बच गए, ए को 12,000 पे करना है, बी को 12,000 पे करना है और सी को 4,000 पे करना है। अगर मैं इनको पे कर देता हूं तो 40 की थी, 36 में से 12 पे कर दिया तो 24 आ जाएगा इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और 20 में से 4 पे कर दिया तो 16 आ जाएगा। तो अगर मैं बी को 12,000 पे कर दूं और सी को 4,000 पे कर दूं, तो पे करने के बाद जो कैपिटल आउटस्टैंडिंग बचेगी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी 5-3-2 में। समझ में आया, नहीं आया, समझ में आ गया, क्लियर है। अब मैं जब मेरे पैसा आया, अब मैं पे करने की बारी आई तो बी कह रहा पहले मुझे दो, सी कह रहा पहले मुझे दो। यहां होगी गड़बड़, बी और सी दोनों को देने हैं।
बी को 12,000 देने और सी को 4,000 देने। अब पहले किसको दूं, इसके लिए मुझे आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया देना किसको है। बी को पेमेंट करनी है 12,000 की, सी को पेमेंट करनी है 4,000 की। पर जब मैं इनको पैसा दूंगा तो पहले किस पार्टनर को पेमेंट करनी है वो अब आगे का प्रोसीजर है। पर देना 12 और 4 ही है। ठीक है सर, आगे प्रोसेस में आया किसको कितना देना है। ठीक, अब इधर देखिए, अब मैं क्या करूंगा, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, सारा प्रोसेस फिर दोबारा रिपीट करेंगे। सारा प्रोसेस फिर दोबारा दोस्तों रिपीट करेंगे। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। अब जिस पार्टनर का सरप्लस नहीं है उसका प्रॉफिट शेयरिंग छोड़ दो। 532 था तो 3 इसका, 3 2 इसका। वैसे तो 532 था ना प्रॉफिट शेयरिंग, इसका इग्नोर कर देंगे क्योंकि अब ये कोई काम का नहीं है, इससे कोई भी मुझे काम नहीं है। बस मुझे ये निकालना है कि 12 इसको पे करने हैं, 4 इसको पे करने हैं। तो भाई पहले किसको पे करा जाए तो वो फाइंड आउट करने के लिए आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग निकाली, अब कैपिटल पर यूनिट निकालो। सेम प्रोसीजर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल पर यूनिट, देखना याद हो जाएगा। कैपिटल पर यूनिट बताओ, 12 में से 3, 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बताओ, 3 चौक 12 और ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 2 दूनी 4 तो 2000। अब ये जो कैपिटल पर यूनिट है इसके निकालेंगे बेस कैपिटल। बेस कैपिटल क्या होगी, मिनिमम होगी। बेस कैपिटल क्या होगी दोस्त, मिनिमम होगी, जो कि मेरे हिसाब से कितना निकल कर आया, जो कि वो 2000 रुपए है। अब क्या करूंगा, इस 2000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूंगा। यही तो करा था पहले भी। 2000 को क्या करा, 5:3:2 में बांट दिया। 2000 को 5:3 में बांटा तो क्या करा मैंने, 2000 को 5 से बांटा तो कितना आ गया सर, 10,000। ओहो सॉरी, इसको तो बांटेंगे नहीं, ये तो कुछ नहीं था। इसको मत लेना दोस्तों अब, ठीक है ना भाई। उसका सरप्लस कैपिटल आया नहीं, हमें सिर्फ देखना किस में है कि 12 इसको पे करने हैं ए को, बी को, और 4,000 सी को पे करने हैं। तो किसको पहले पे करा जाएगा, तो सेम प्रोसीजर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करा तो कैपिटल पर यूनिट निकाली। जो मिनिमम होगा वो बेस कैपिटल बन जाएगी, उस बेस कैपिटल को मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो प्रोपोर्शनल कैपिटल निकल आएगी। क्या निकल आएगी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल कौन कौन सी है, जैसे कि मैं इस 2000 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए, और इसको से मल्टीप्लाई करूंगा 4,000 रुपए। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल को मैं कंपेयर करूंगा इससे, ये जो निकला था मेरे 12,000 इसका है, 6,000 इसका और है। इसका मतलब कि 12,000 4,000 से ज्यादा है तो इसकी कैपिटल और ज्यादा है, तो जिसकी कैपिटल सबसे ज्यादा उसको पहले पेमेंट करी जाएगी। तो देखना जरा, तो मैंने कहा अब इस वाले को इस वाले को कंपैरिजन करूंगा। जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरा निकल कर आएगा, जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कैपिटल। क्या निकलता है, एब्सोल्यूट कैपिटल। ये क्या होता है कि जब हमारा एक पार्टनर की कैपिटल बच जाए जो सबसे ज्यादा हो, जैसे कि क्या, जैसे इसकी 4,000 थी, मतलब इसको 4,000 पे करने हैं, और देखा जाए तो इसको जो अगर मैंने पर यूनिट के बेसिस पर निकाला तब भी इसका 4 ही बन रहा है। जैसे हमने देखा कि भाई 4 है, 4 ही बन रहा है, 4 था 4 ही बन रहा है, तो इसका मतलब इसका जो एब्सोल्यूट कैपिटल है वो नील है। इसका 12,000 था, 6 बन रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा है सरप्लस, कितना सरप्लस ज्यादा है, 6,000। तो जो एंड में बच जाएगा ना, एब्सोल्यूट कैपिटल के जो एंड में बच जाएगा ना दोस्तों, ये वाला पार्ट। तो अब मैं आपको समझाता हूं इसका कंक्लूजन क्या निकला। एक तो ये निकला 6,000 रुपए, इसका मतलब एंड में ये कैपिटल बच गई, इसका मतलब इसकी कैपिटल सबसे ज्यादा थी जो एंड में बच गई। ठीक है, तो इसका वैसे कैपिटल ज्यादा नहीं, ऐसे रेशियो के हिसाब से कैपिटल ज्यादा थी। मतलब अगर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूं तो 40 से 40 बराबर आ गया था। इन दोनों में से देखा तो इसकी कैपिटल ज्यादा है, तो सबसे पहले पेमेंट किसको होगी, इसको, जिसका एंड में बच जाएगा एब्सोल्यूट कैपिटल, उसकी पेमेंट सबसे ज्यादा होगी। फिर पेमेंट किसको होगी, पहले इसकी पहले पेमेंट इसको करेंगे, फिर जो पैसा आएगा वो इन दोनों में बांटा जाएगा, इसमें और इसमें 3:2 की रेशियो में, और फिर जो पैसा बच जाएगा फिर इन दोनों में बटा जाएगा 5:3 की रेशियो में। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होगा, देखो फर्स्ट सेटलमेंट क्या होगा। फर्स्ट सेटलमेंट क्या होगा, देखो जो लास्ट में जो सिंगल अमाउंट बचेगा उसको पहले सेटलमेंट होगा, जो भी पैसा रियलाइज होगा उसमें से निकाल कर पहले 6,000 वाई को देंगे। तो पहला सेटलमेंट होगा कि 6,000 दो पहले, सबसे पहले वाई कह रहा हूं, ए बी को। जैसे 6,000 रुपए दिया, अब उसको कितना हो गया, अब जो पैसा बचेगा सेकंड सेटलमेंट होगा। सेकंड सेटलमेंट क्या होगा, अब जो पैसा बचेगा वो बी और सी में बटेगा 3:2 की रेशियो में। ये बताया गया यहां से, मतलब ये बताया गया
ये इन दोनों में से ये बताया गया कि इस रेशियो में बांटा जाएगा, पहला लास्ट निकला, फिर 2 निकले और फिर 3 निकले। तो किस तरीके से सेटलमेंट होगा, जो भी पैसा रियलाइज होगा पहले 6,000 रुपए इसको दिया जाएगा, फाइनल पहली पेमेंट इसको करी जाएगी। उसके बाद जो पैसा बच जाएगा वो बी और सी में 3:2 की रेशियो में बटेगा, क्योंकि 3:2 आया था हमारे पास सरप्लस पैसा। उसके बाद जो थर्ड सेटलमेंट होगी वो तीनों बटेगा, क्योंकि इससे पहले तीनों थे। कैसे होगा, ए बी एंड सी, जो कि 5:3:2 है। इसका मतलब ये है, देखो दोबारा सुने, का थोड़ा टिपिकल है। अब क्या कर सकते हैं, देखो एंड में जो कैपिटल बच जाएगी ना, जिस पार्टनर की, करने का प्रोसीजर सेम था। जिस पार्टनर की कैपिटल बच जाएगी उसको पहले पेमेंट होगी, ठीक है, 6,000 पूरा पूरा पे कर देंगे। उसके बाद अगर हमारे पे पैसा बचा, 6,000 पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचता है तो बी और सी को देंगे इस रेशियो में 3:2, क्योंकि इससे पहले क्या था, बी और सी का सरप्लस कैपिटल था, और किस रेशियो में था, इस रेशियो में दे देंगे जो भी अमाउंट बटेगा। उसके बाद अगर जो पैसा बच जाता है फिर बांट देंगे एबीसी में, क्योंकि इससे पहले एबीसी थे 5:3:2। ये बन गया प्रिफरेंस वाइज सेटलमेंट। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि भाई ये कैपिटल है इनके पास, अब मेरे को मिल रहा है एसेट रियलाइज्ड। यहां लिखता हूं एसेट रियलाइज्ड हुई। पहली एसेट रियलाइज हुई, कितना अमाउंट है, 30,000 रुपए की, नहीं, पहली एसेट रियलाइज हुई 15,000 रुपए की, दूसरी एसेट रियलाइज हुई 10,000 रुपए की, ठीक है। इस तरीके से मैंने कहा 2 बार एसेट रियलाइज हुई। तो अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। समझ लो, पूरा समझ लो, फिर हो जाएगा। देखो ये थोड़ा प्रोसीजर टिपिकल है, बाकी आपको देखो समझाने का तरीका क्या है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा तो उससे आप कनेक्ट कर पाओगे। मैंने कहा ना अभी खत्म नहीं हुई क्लास, खत्म होने दो, फिर समझ में नहीं आएगा तब बताना, कमेंट कर देना, अगली क्लास में थोड़ा और समझा दूंगा। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, बस मैं कह रहा हूं ना, ये जो प्रोसीजर आपको बताया गया ना बुक के अंदर, ये थोड़ा टिपिकल है, बाकी और कुछ नहीं है। अभी मैं अपना बताऊंगा, देखना, झंझट ही खत्म ये सारा प्रोसीजर की। अब आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा करना है। मेरा प्रोसीजर और बुक का प्रोसीजर 100% अलग है, आंसर 100% सेम है, तरीका अलग है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। देखो हमारे पास 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, 3 पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले बताओ एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी, 40,000 ए को देना था, और 24 था ना इसका, नहीं 36 था इसका, 36,000 बी को देना था और 20,000 इसको बनता था। रिजर्व ऐड करने के बाद, एडजस्टेड कैपिटल 40, 36 और 20। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले जो एंड में जो अमाउंट बच जाता है, लास्ट में जो एब्सोल्यूट कैपिटल होती है, लास्ट में एक पार्टनर का अमाउंट बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि 12 था, 6 पे कर दिया मान लो, तो 6 चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितना है 6,000, 6 चाहिए तो एक्स्ट्रा कितना है 6,000, क्योंकि देखो अभी भी ये क्या है 3:2 की रेशियो में, चेक कर लो, अभी भी 3:2 की रेशियो में, तो एक्स्ट्रा कितना है, देखो ये 3:2 की रेशियो में नहीं था, ये वाला पार्ट 3:2 की रेशियो में नहीं है, आप चेक कर लो, है 3:2 की रेशियो में नहीं है, 3:1 की, 4 तिया 12, 4 कम 4, 3:2 की रेशियो में। तो मैं कहूं कि भाई 3:2 की रेशियो बनाने के लिए मैंने क्या करा, तो 3:2 की रेशियो में अगर बनाना चाहते हो तो इधर 6 रखना पड़ेगा, इधर 4 रखना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा कितना है 6,000। तो ये जो एक बच गया वो उसको एब्सोल्यूट कैपिटल बोलते हैं, जो लास्ट में एक बच जाता है। तो इसका मतलब है कि पहले सबसे पहले बी को पे करो पूरे 6,000 रुपए। देखिए दोस्त, तो यहां तक समझ में आया, एडजस्टेड कैपिटल डाल दी, मतलब इतना कैपिटल है इनका। इसके बाद अब क्या होगा, लेस कर देंगे, सबसे पहले हम किसको पे करेंगे 6,000 वाले को। तो अब टू कितना पैसा हमारे पास टोटल रियलाइज हुआ है, पहले चेक करो कितना टोटल रियलाइज हुआ है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल जो रियलाइज हुआ है वो 25,000 रुपए रियलाइज हुआ है। तो सबसे पहले इस 25,000 में से पहली इंस्टॉलमेंट देंगे 6,000 रुपए की, किसको, 6,000 की दे देंगे टोटल बी को, पहले 6,000 रुपए बी को पे करेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,500 पेड टू, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अप टू 6,000 लिखो, ऑफ नहीं अप टू 6,000, 25,000 की टोटल ना, अप टू 6,000 तक पे कर दो बी को। तो पहले 6,000 रुपए बी को पे करेंगे। देखो सबसे पहले लड़ाई किस बात की हुई थी, लड़ाई इस बात की हुई थी कि जो 12,000 रुपए और जो 4,000 रुपए देना है,
जैसे ही मैं 12 और 4 बी को 12,000 पे कर दूंगा और सी को 4,000 पे कर दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली ये कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। 40, 24 और 16 जो कि मेरी 5:3:2 की 1 की रेशियो में आ जाएगी, है ना। यही चाहता था मैं, और ये चाहता था तो मुझे पता चल गया था कि भाई 12,000 पे बी को देना है, ठीक है। उसको सेटलमेंट कर दूंगा तो 24 हो जाएगी। 30 से 36 थी उसकी कैपिटल, 36 में से 12 दे दूंगा तो 24 हो जाएगी, और 16 में से उसकी थी 20, 20 में 4 दे दूंगा 16 हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली तीनों कैपिटल किस रेशियो में जाएगी, 5:3:2 में आ जाएगी। ये चाहता था। फिर गड़बड़ क्या हुई कि 12 बी को देनी है और 4,000 सी को देनी है, तो इसमें लड़ाई हो रही थी। जो पैसा पैसा होगा वो बी को दिया जाएगा, सी को दिया जाएगा। तो इसके लिए मैंने आगे का प्रोसेस सीखा और आगे का प्रोसेस बताया कि पहले बी को दिया जाएगा, तो पहले अप टू 6,000 बी को पे कर देंगे, ठीक है सर। बी को पे करने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा वो किस तरीके से बचेगा, 40,000 ए का रह जाएगा जो पे करना रह गया, बी का रह जाएगा सर 30,000 रुपए और सी का रह जाएगा सर 20,000 रुपए। अब ए बी को जो मिल गया वो 6,000 मिल गया, तो बी को कितना देना था टोटल 12,000 रुपए, कितना मिल गया 6, तो बी को अभी और कितना देना है 6 और सी को कितना देना है 4, ठीक है ना। कैसे यार समझो ना, बी को कितना देना था टोटल 12 और सी को कितना देना 4, बी को पहले 6 दे दिया, अब और कितना दूंगा 6,000 और 4,000 दूंगा सी को कुछ नहीं मिला तो सी को 4,000 दूंगा, तो अप टू 10,000 रुपीज। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अप टू 10,000 पे टू बी एंड सी इन 3:2 रेशियो। तो 10,000 देना, देखो भाई बी को 12,000 रुपए देने थे और सी को 4,000 देने थे, तो बी की प्रेफरेंस पहले आई तो पहले बी को 6,000 निपटा दिया। अब बच गया बी के 6,000 रुपए और सी के 4,000 रुपए, तो टोटल 10, तो जो 25,000 है उस पर 10,000 तक किसको दे दो, 10,000 अप टू 10,000 बी और सी में बांट दो 3:2 की रेशियो में, तो इसको मिल जाएगा 6,000 रुपए, इसको मिल जाएगा 4,000 रुपए। देखो इसके 6,000 पहले दे दिए, 6 बाद में दे दिए, 4 इसको मिल गए बाद में, तो अब इनमें बैलेंस क्या बच गया, अब ये बैलेंस बन गया जो मैं चाहता था, जो इसके लिए मैंने पूरी कैलकुलेशन करी थी। वो ऊपर की कैलकुलेशन किस लिए करी थी, सोचो ऊपर की कैलकुलेशन किस लिए करी थी कि ये पैसा था तो पहले मैं किसको दूं, पहले मैं इसको दूं, पता चला ऊपर की कैलकुलेशन से। फिर कितना पैसा दूं बी और सी को, तो पहले ये पता चला कि बी को कितना देना है, सी को देना है। ऊपर की कैलकुलेशन सबसे पहले पता चला सरप्लस कैपिटल कितनी ज्यादा है, अगर उतनी कैपिटल पे कर दो तो अमाउंट निकल कर आएगा। जैसे ये निकल गया 40,000, 24,000 और 36,000। सबसे पहले मैंने निकाला कि मेरे को 40, 24, 36 करनी है कैपिटल, जिससे वो 5:3:2 की रेशियो में आ जाए। 40, 24, 36 करने के लिए मुझे बी को 12,000 पे करना है, सी को 4,000 पे करना है, ये फाइंड आउट करा सरप्लस कैपिटल से। अब 12,000 में से पहले बी को पे होगा 6,000, फिर बी और सी को 6,4 पे होगा। पहले बी को पे करा जाएगा 6,000, हो जाने के बाद जो पैसा बच जाएगा अप टू 10,000 बी और सी को ऐसे 3:2 में बांटा जाएगा। फिर जो निकल कर आएगी रेशियो वो 40, 24 और 36 36 कह रहा हूं 16 हो गई, और ये हमारे कैपिटल क्या बन गई इतना। अब जो रिमेनिंग पैसा बच जाएगा, अब 5:3:2 में तीनों को इकट्ठा बांटो, थर्ड प्रेफरेंस 5:3:2 में तीनों को इकट्ठा बांटो, तो रिमेनिंग अमाउंट जो बच जाएगा, अब जितना भी रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग अमाउंट पेड इन 5:3:2, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा भाई, मेरे पे टोटल था 25,000 रुपए, पहले 6,000 रुपए बांट दिए इसको, फिर 10,000 बांटे तो 16 बांट दिए, तो 25,000 में से 16 बांट दिए तो बच गया 9,000, तो 9,000 को बांट देंगे 5:3:2 में, तो डिवाइडेड बाई करूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको मिल जाएंगे 4500। अब देखना डिवाइड बाय 5 इसको मिल जाएंगे 2700। अब चेक करना जादू, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इसको मिलेंगे 1,800 रुपए, और इनको माइनस करने के बाद ये लास्ट पैसा था जो मेरे पड़ा हुआ था, अब हम क्या पैसा नहीं है, तो ये हो गया लॉस टू पार्टनर। और जब लॉस टू पार्टनर निकलेगा ना, चेक करो 40,000 माइनस 4500, ये आ गया 35,500, 24,000 माइनस 2700, ओ सॉरी 24,000 माइनस 2700, ये आ गया 24,000 माइनस 2700, 21,300, और 16,000 माइनस 1,800, ये आ गया 14,200। अब ये जो रेशियो है ये हो गया लॉस टू पार्टनर, ये क्या हो गया लॉस टू पार्टनर, पार्टनर को हो गया लॉस। सर ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी तो सिर्फ मैंने वो सिखाया जो कैपिटल सिर्फ पार्टनर की कैपिटल को कैसे बांटे, इससे ऊपर जो जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस और क्या था वो प्रोविजन ऑफ एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, सिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पार्टनर टू लोन, ये भी बांटा जाएगा भैया। बड़े क्वेश्चन में ये भी आएगा, इसको ही बताएगा। अभी तो बस छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं, सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है ये छोटा ही है, इसलिए स्टूडेंट ना हार मान लेता, इसके बाद करता ही नहीं आगे।
अब चेक करते हैं कि ये रेशियो जो निकली है वो क्या 5:3:2 ही निकली है। चेक करते हैं। अब चेक करेगा कैसे जाए, तो सिंपल सी बात है, देखो ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, इन तीनों से डिवाइड करो और डिवाइड करके एक ही अमाउंट निकलना चाहिए। तो 35,500 डिवाइडेड बाई 5, इसको डिवाइड करने पे 7100 आया। 21,300 डिवाइडेड बाई 3, 21,300 डिवाइड बाई 3, इसको भी करके 7100 आया। और 14,200 डिवाइडेड बाई 2, इसको भी करके 7100 आया। तो मतलब 7100 से अगर मैं तीनों को डिवाइड करूं 532 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अगर 532 से डिवाइड करो, तीनों में सेम आ रहा है, तो समझ लेना रेशियो हो गई ना कन्वर्ट, जो मैं चाहता था। अब ये था बड़ा क्वेश्चन, ये था थोड़ा तरीका अलग था, मतलब ये बुक का तरीका था जो हर बुक फॉलो कर रही है। एक मेरा भी तरीका बड़ा सिंपल सा है, वो समझाता हूं आपको। मैं डायरेक्ट सीधा करते काम इसमें। देखिए दोस्तों, अब मेरा प्रोसीजर देखिए किस तरीके से मैं काम करूंगा। सेम प्रोसीजर है उनका, मेरा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, पर उनके स्टेप्स ज्यादा है, मेरे कम होंगे। देखो सबसे पहले अल्टरनेटिव मेथड, मैं तो आपको कहूंगा ये वाला तरीका फॉलो करना, अल्टरनेटिव मेथड, इससे जल्दी कर पाओगे आप। भाई हम करेंगे कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सरप्लस, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सरप्लस एंड एब्सोल्यूट कैपिटल, सरप्लस कैपिटल एंड एब्सोल्यूट कैपिटल। बस उनके स्टेप्स कुछ ज्यादा है, फालतू के स्टेप्स उन्होंने ऐड कर रखे हैं, मैं वो स्टेप्स ऐड हटा रहा हूं और सिंपल एक्सेप्ट लेकर आ रहा हूं आपके लिए। ठीक है दोस्त, तो चाहे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे उनको भी पता चले कि भाई इस तरीके से भी करा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लो 3 पार्टनर थे, एडजस्टेड कैपिटल लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये तो आप लिख ही लोगे है ना, निकाल ही लोगे ना, बैलेंस ऑफ द कैपिटल प्लस रिजर्व एडजस्टेड कैपिटल, वो लिख देता हूं डायरेक्ट। कितना है 40,000, कितना है इधर था 36,000 रुपए और इधर था 45 नहीं 20,000, 40, 36 और 20,000 रुपए ये था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ कितना है 5:3:2। अब क्या करूंगा, अब उनकी तरह निकालूंगा कैपिटल पर यूनिट वगैरह कुछ नहीं, सिंपल निकालूंगा प्रपोर्शनेट कैपिटल एज पर पीएसआर। क्या लिखते हैं, प्रपोर्शनेट कैपिटल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस इधर देखना। अब प्रपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेटर में पकड़ना है, कैलकुलेटर में करना है। देखो एडजस्टेड कैपिटल आपको दे रखी है और इनके रेशियो से डिवाइड करना है। सुनना, एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है, उनके रेशियो से डिवाइड करो। तो मैंने कहा 40,000 डिवाइड बाई 5 कितना आया 8,000, 40,000 डिवाइड बाई 5 कितना आया 8,000। ठीक है 8,000 आया, इसको ध्यान में रखना। 36,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया 12,000, इसको ध्यान में रखना। और 20,000 डिवाइड बाई 2 10,000, इसको ध्यान में। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, इसको इससे, तो इधर आता है 8,000, इधर आता है 12 और इधर आता है 10,000। मिनिमम कहां पर है, यहां पर 8,000 वाले पे। तो बस यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी, जो मैं अब करवाऊंगा। पहले कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करनी है वो चेक करना है। वो चेक करने के लिए क्या करना है, कैलकुलेशन जो करनी है वो ये करनी है कि अगर ऐसे कि अगर 40,000 जो है वो 5 के बराबर है तो 3 के बराबर कितना, ऐसी अगर 40,000 5 के बराबर है तो ये 2 के बराबर कितना। प्रपोर्शनेट का मतलब है कि अगर 40,000 5 के, ऐसी इसमें भी कर सकते हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं। 40,000 का 5 के बराबर तो 5 के बराबर कितना, वो 40 आएगा। तो 40,000 प्रपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। 40,000 डिवाइड बाई 5, 40,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट्स कॉल्ड 24,000। और 40,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट्स कॉल्ड 16,000। देखो डायरेक्ट निकला है प्रपोर्शनेट कैपिटल, कोई जरूरत नहीं है इसको ऐसे ऐसे करने की। बट शुरुआत कहां से करनी है वो देखिए। देखो एडजस्टेड कैपिटल लिख लीजिएगा, पहले पीएसआर लिख दीजिएगा। पीएसआर लिखकर उससे पहले डिवाइड करके देख लीजिएगा। जब मैं हर पीएसआर को डिवाइड करूंगा कैपिटल से, तो मेरा जो निकलेगा वो निकलेगा आपके पास अमाउंट। जो अमाउंट सबसे कम होगा उस अमाउंट से स्टार्ट करके चालू करना है कि अगर ये सबसे कम था, अगर ये होता तो क्या था 36,000 अगर 3 के बराबर तो 3 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई, तो इतना होना चाहिए। 36,000 अगर 3 के बराबर 3 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाता अमाउंट। अगर यहां पर अमाउंट कम आया, कम कैलकुलेशन किसको लेकर करनी है, ये 40,000 5 इससे 40,5 से क्यों लेकर कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर सबसे कम आया था। ठीक है, बस ये मैंने क्या करा है, उनके तरीकों को मैंने शॉर्ट कर दिया। सेम प्रोसीजर है उनका, मेरा कोई अलग मेथड नहीं है।
तरीका मैंने चेंज कर दिया कि उनके दो स्टेप थे। पहले वो 5 3 2 को पहले डिवाइड करेंगे, फिर आएगा 8000 12000 6000, फिर 8000 को 5 से 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही मैंने करा है, पर एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में। मैंने क्या करा है, 40000 को डिवाइड करा 5 300 से, मेरे को पता चला सबसे छोटा कहां पर है, 8000 पे, यहां सबसे छोटा था, उसको लेकर चला। अगर 40000 5 के बराबर, तो 3 के बराबर कितनी होनी चाहिए, 24000। 40000 अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 के बराबर जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 2 के बराबर कितने होंगे, 16। तो अगर मैं 5:3:2 के रेशियो में लाना चाहता हूं तो 40000 24000 और 16000 इस तरीके से आना चाहिए। तो ये आपके पास आ गई सरप्लस कैपिटल। इसके बाद क्या जाएगा, यहां पर निकालेंगे सरप्लस कैपिटल। ये समझ में आया आपको? मैं अगर इसको लेके चलता ना, 20000 डिवाइडेड बाय 2, यूनिटरी मेथड है ना, अगर 20000 2 के बराबर है तो 3 के बराबर कितना होना चाहिए, तो ये आ जाता। तो अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो ये 30000 आ जाएगा दोस्तों, गलत आ जाएगा वो उस तरीके से, फिर वो इसके बेसिस पे काम करने लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको रेशियो में निकालना है तो हम किसके बेसिस पर यूनिटरी मेथड लगाए, इसके बेसिस पे। कैसे पता चलेगा, पहले सबको डिवाइड करके देखेंगे, जहां मिनिमम होगा ना उस मिनिमम से यूनिटरी मेथड लगाना है। 8000 यहां आया था डिवाइड करने में, 12 यहां आया था, 10 यहां आया था, तो 8000 आया तो यहां से, तो 40000 डिवाइड, वो 8 12 10 आपको ये बताएगा कि कहां से स्टार्ट करना है। तो 8 12 10 में मिनिमम क्या है, 8। तो यहां आया था वो 40000 डिवाइड बाय 5, 1 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 के बराबर ये होना चाहिए। 40 डिवाइड बाय 5, 1 के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 ये होना चाहिए। तो अगर मैं चाहूं, तो अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल चाहूं तो वो कितनी होनी चाहिए, 40 24 और 16 होनी चाहिए। पर है कितनी, 40 36 और 20 है। तो बस एक्स्ट्रा कितनी है, इसकी कोई एक्स्ट्रा नहीं है, 40 चाहता हूं और 40 है ही। इसकी मैं चाहता हूं कि अगर मेरा कैपिटल पीएसआर के जैसा पीएसआर के रिस्पेक्टिव में हो जाए तो 24 होनी चाहिए, इसकी कितनी 36, तो कितना ज्यादा है, 12000 रुपए। इसका 16000 है कितनी एक्चुअल में, 20000, तो 4000 इसका ज्यादा है। ये होगी सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल के बाद आपको फिर वो प्रोसेस करना है, और ये प्रोसेस तब तक करके रहना जब तक सिंगल ना बच जाए। अब देखो ये इतना सा स्टेप वो इतना बड़ा हो गया था, ऊपर चेक करेंगे, सब कुछ लिखना पड़ता है इसके अंदर। ये लिखा, ये यहां से लेकर यहां आया था, वो यहां पर आया था, इतना बड़ा स्टेप था और 2 लाइन में खत्म हो गया वो स्टेप। अगर ये भी नहीं लिखना चाहो तो वो भी जरूरी नहीं है, पहले करो प्रोपोर्शनेट कर ले। प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे, पीएसआर से डिवाइड करके पहले चेक करेंगे कहां कम है और उसके बेसिस पर यूनिटरी मेथड लगा देंगे। समझ में आया? अब आया सरप्लस कैपिटल। अब सरप्लस कैपिटल आया तो पीएसआर फिर लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब की बार इसका नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका लिखेंगे 3:2। अब पहले 3 से डिवाइड करूंगा तो 12 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 3 चौक 12, और 4000 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 2000 आएगा। तो कहां कम है, यूनिटरी मेथड कहां लगाऊं, तो यहां पर निकालूंगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। फिर दोबारा लिख रहा हूं प्रोपोर्शनेट कैपिटल, आप चेक करने के लिए कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल यूनिटरी मेथड लगाते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल में। अगर ये 2 के बराबर है तो 3 के बराबर कितना होगा, है ना। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कहां से लगाऊं, 12000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं या 4000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं। ये निकालने के लिए पहले आप एक बार डिवाइड कर लो। 12000 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 4000 आता है, 4000 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2000 आता है। जहां मिनिमम होगा वहां से यूनिटरी मेथड लगा देना है वही चीज, बट थोड़ा सिंपल है, मतलब यूनिटरी मेथड लगा दिया, थोड़ा लेंथी प्रोसेस नहीं है, बाकी चीज वही है। तो 4000 अगर 2 के बराबर है तो 2 के बराबर कितना भाई, 4000 ही। 4000 अगर 2 के बराबर है तो 3 के बराबर कितना, ये चेंज हो जाएगा भाई। 4000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आया 2000। तो 4000 अगर 2 के बराबर है तो 3 के बराबर कितना, तो 6000। देखो आ गया ना 6000 रुपए। तो अब निकलेगी एब्सोल्यूट कैपिटल। एब्सोल्यूट कैपिटल तब निकलती है जब आपका एक सिंगल पार्टनरी कैपिटल बच जाती है। देखो 12 है, मैं 6 चाहता हूं क्योंकि ये रेशियो तभी 3:2 में कन्वर्ट होगा, तो एक्स्ट्रा कितना है 6000, इधर तो नील है। तो पहली पेमेंट किसकी होगी, इसको। दूसरी पेमेंट किसकी होगी, सेकंड पेमेंट इस अप टू 10,000 होगी, और थर्ड पेमेंट कैसे होगी, जो भी रिमेनिंग बच जाएगा वो उसकी। आ गया ना वही चीज। और ये देखो ये इतने में खत्म हो गया, सब कुछ वही था, तरीका सारा वही था, पर स्टेप उनके अलग थे। पहले 5 को डिवाइड करेंगे, हमने मन में कर लिया, फिर उसको 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने शो करके दिखा दिया, 5 से डिवाइड 3 से 2। पर यूनिटरी मेथड स्टार्ट किससे करना है, पहले आपको पीएसआर से डिवाइड करो, जो कम होगा वहां से यूनिटरी मेथड स्टार्ट करो। जैसे ये कम था तो 40 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इतना होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2 इतना होना चाहिए, ये आ गया। इसके बाद तो सब कुछ वही है, पहले हम 6000 पे करेंगे, अप टू फिर 10,000 इन दोनों को पे करेंगे, फिर जो रिमेनिंग बच जाएगा उससे बैलेंस पे कर देंगे। समझ में आया?
तो ये अल्टरनेटिव मेथड, बस उसका क्या है, एक अल्टरनेटिव मेथड ये है कि वहां पर जो उन्होंने हर चीज शो करके दिखाई है, दोनों में सेम प्रोसीजर है, बस वहां पर आपको क्या है, लेंथी है थोड़ा, हर बात पे आपको लिखना पड़ेगा, कैपिटल पर यूनिट, बेस कैपिटल क्या लिया है, ये वो सब लिखना होगा, तब जाकर आप कर पाओगे। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे वो अपना आप कर लेना, ठीक है दोस्त। चलो, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, पर नेक्स्ट क्लास में समझा दिया है मैंने, बड़े क्वेश्चन अभी नहीं, अभी छोटे हैं, सिर्फ कैपिटल निकालने का तरीका सिखाया है। अभी और क्वेश्चन आएगा कि पूरा बड़ा क्वेश्चन, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि शुरू से लेकर एंड तक कैसे पेमेंट होगी, पहले रिलायंस को पेमेंट करो, ये वाला, यहां से लेकर नीचे तक सारी पेमेंट एक ही क्वेश्चन में करेंगे, ये होगा सबसे बड़ा क्वेश्चन। उससे पहले एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, दो क्वेश्चन हम करेंगे जो कि इसी पे बेस पर होगा, दोनों ये निकालने को होगी कि कैपिटल की पेमेंट किस तरीके से होगी, जिसके अंदर हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ये वाला मेथड आ गया, ये मेथड लगाना चाहो ये लगा लो, मेरे को तो ये सिंपल लगता है, ये वाला एडजस्ट कैपिटल पीएसआर से डिवाइड करा, प्रोपोर्शनल कैपिटल सरप्लस आ गई, फिर पीएसआर से डिवाइड करा, चेक करा कहां यूनिट मेथड लगाना, फिर प्रोपोर्शनल, फिर चेक कर लिया, ये आ गया, पहले इसको दूसरी इसको ये। ठीक है दोस्त, समझ में आई आज की क्लास। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास थोड़ी बड़ी होगी, नेक्स्ट क्लास भी मैं जल्दी डालूंगा, जैसे आप भूले ना कॉन्सेप्ट को, नेक्स्ट क्लास में इसी कॉन्सेप्ट के दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्त। थैंक यू वेरी मच, बाय।